टीम बड़ी ज़रूरी है। विजन तो कैदी नंबर 804 का भी बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं सर, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपकी बातें ठीक होती हैं, एडिट कर देंगे। ये आपका नहीं है, हमारा सेटअप है। मैं पहले दिन यहाँ पे मौजूद हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ, आपके साथ चल रहे हैं। चलो सर मैं रिटायर हो जाऊँ, जो विजन था वो पूरा हो गया। डेवलप करने में मैं मतलब बहुत एक की रोल नहीं है, बल्कि सिर्फ आपका ही रोल। तो आसिफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी ऑडिट स्टार्ट किया था। मतलब वो मैं उस गिल्टी फील से भी बाहर था कि मैं अपने एक मामू को तंग कर रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छे और उनको कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि मैं उनको क्यों तंग कर रहा हूँ। लॉ पढ़ाने वाला टीचर लॉ की क्लास में जाके कहे कि यार इस बार लॉ ना पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की जा रही है, आज टीचर्स डे है, और उस मुनासबत से हमने एक ऐसी शख्सियत को अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी टीचिंग के लिए वक्फ की है, जिनका धर्म, जिनका मज़हब बच्चों के लिए आसानी पैदा करना है। प्लीज़ वेलकम सर आतिफ आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग हैरत है वो टीचर्स डे वाली बात। तो ये तो मतलब थैंक यू, मुझे तो ये ऑनर मिल गया कि एंड टीचर्स डे वाले दिन जो है पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई है। अब पता नहीं सामने कब आती है, लेकिन ये धर्म मज़हब वाली बात जो है ना, वो ठीक है, शौक़ है, लेकिन वो उतना भी जज्बाती नहीं है। वो आपकी नज़रों में शायद वो ज़्यादा अहमियत है। अदरवाइज़ बस कोशिश कर रहे हैं कि जो आता है, जितना पता है, उसके हिसाब से जितना हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके, उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। सर असल में इंसान अपने मज़हब को ना, अपने मज़हब से जज्बाती तौर पे अटैच होता है, और यही चीज़ मैंने आपके हवाले से टीचिंग में देखी है। एक बच्चा जो सुबह 10 बजे मेरे पास आके कहे कि सर आतिफ आब्दी ने मुझे रात 2:30 बजे का टाइम दिया था कि भाई मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, तुम रात 2:30 बजे आओगे तो मैं तुम्हारी इशू को रिजॉल्व करवा दूंगा। तो फिर इतनी जज्बात तो फिर उसी के साथ ही अटैच होंगे ना जो उसको अपना मज़हब समझेगा। नहीं ठीक है, वो बिल्कुल असल में चूँकि टाइमलाइन ऐसी होती है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विलन है टाइम। घड़ी में ना 24 घंटे होते हैं। इस चीज़ का हमेशा बड़ा दुख रहता है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ लेयर टाइम्स होते हैं। जब हम टीचिंग में क्लास के अंदर चले जाते हैं तो वो टाइम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ना मोबाइल देख सकते हैं, ना ईमेल्स, ना लोगों से मिल सकते हैं। तो फिर दिन में बहुत सारी क्लासेस जब कर रहे हो तो फिर एट इवनिंग्स या लेट नाइट्स ही पे टाइम मिलता है कि हम अपने काम कर सकें, लोगों से कनेक्ट कर सकें। टीचर से इवन मुलाकात रात 11-11, 12-12 बजे हो रही होती है। फिर जब ईमेल्स पे जाते हैं तो वो और लेट नाइट हो जाती है। तो वो अल्टीमेटली वो धर्म मज़हब, शायद मेरे घर वाले भी बेचारे तकरीबन ऐसी वो करते हैं कि भाई खुदा के लिए खुद घर का भी सोच लिया करो, बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो ये आवर्स लग जाते हैं क्लासेस में, उस दौरान हम कुछ नहीं कर पाते। तो फिर जो कुछ भी होता है वो ओवर एंड अबव। और फिर थोड़ा सा जैसे आपने जज्बाती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑनलाइन नियर पीयर, मीट ईजी, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म हैं, फिर अपने फिजिकल इंस्टीट्यूट की जो चीज़ें हैं, तो उस वजह से वो सारी एकेडमिक और एंटरप्रेन्योरल चीज़ों में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मेरा विलन टाइम है। बस ख्वाहिश ये है कि घड़ी में कुछ 26 घंटे हों तो मैं कुछ थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा और चीज़ों को कवर कर सकूं बेहतर। माशाल्लाह सर, आप हम ये चाहते हैं कि इतनी अचीवमेंट्स के बैक एंड पर जो मेहनत है और जो आपकी लाइफ है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। सर मैं चाहता हूँ आपको 30 साल पीछे चले जाएं और बताएं कि स्कूल में कैसे थे। 30 साल पहले तो भाई 30 साल पहले आप स्कूल में थे? हाँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ जी। अच्छा, आप स्कूल में कैसे थे? एक अच्छे स्टूडेंट थे शुरू से ही, शरीफ स्टूडेंट, जो साफ़ सुथरा बच्चा, बाल बना के स्कूल जाता है, टीचर भी कहते हैं कि मेरी क्लास का ये बच्चा सबसे ज़्यादा लाइक है। क्या आप वो वाले इस बच्चे थे? जी बिल्कुल। तकरीबन अगर 30 साल पहले जाएं तो अब वही वाली बात है कि अगर मैं बताऊं मैं कितनी उम्र का था तो फिर तो सबको पता लग जाएगा, लेकिन खैर इसमें कोई मसला नहीं है। तो तकरीबन 8-9 साल का स्टूडेंट, तो बिल्कुल स्कूल की अर्ली डेज़ होते हैं। तो जब स्कूल में होते थे तो उस टाइम पे ना वो जैसे आपने कहा कि एक शरीफ सा बच्चा, तो होता यही था कि थोड़ा सा क्लास के जो थोड़े से अच्छे वाले बच्चे होते हैं, जो चाहते हैं कि टीचर हमें देख के कि ये अच्छा बच्चा है, उस तरह से रहते थे। पढ़ाई को लेके बहुत ओवर जज्बाती नहीं था। मुझे हमेशा ये होता था कि क्लास में बस मैं, घर वाले कहते थे बेटा पहली 3 पोजीशन में से तुम्हारी आनी चाहिए, तो मैं हर दफ़ा थर्ड बड़े फ़ख्र से आ जाता था। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की ना जंग बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था। थर्ड आना मुझे ज़रा लाइट लगता था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद बच्चे बहुत ही माटे होते थे। तो मुझे होता था कि मैं परफॉर्म करूँ, लेकिन इतना जज्बाती नहीं होना कि रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मुनासिब सा थर्ड आ जाता था। तो अक्सर हमारे घर वाले इस बात पर कहते थे कि बहुत ही मुतमईन बच्चा है, ये हमेशा इस बात पर खुश
खुश रहता है कि मैं थर्ड आता हूँ, इसको फर्स्ट आने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो वही अच्छा वाला बच्चा जो बाल बना के आपने कहा, तो वो मदर जो है वो बचपन में जो है वो हमेशा जाते हुए ना वो बाल बनाती थी, एक ख़ास जगह पे वो टक लगा के बाल एक तरफ किए इस तरफ किए, तो वो कहती थी जो अच्छे बच्चे हैं वो मांग बना के जाते हैं, और ऐसे अच्छे बच्चों पे जो है ना अल्लाह करम करता है जो अपने वालिदैन की सुनते हैं। वो उस वक्त की मांग ऐसे सेट हुई कि आज तक भी जो है ना वो मशहूर है कि सर जो है ना वो पिछले 30-35 साल से तकरीबन सर के बाल ऐसे ही दिखते हैं। तो वो उसी तरह का बच्चा जो अपने वालिदैन की सुनता है, स्कूल जाता है, शराफत से वापस आता है, और बस पढ़ाई में बहुत आउट परफॉर्म नहीं करता लेकिन रिलेटिवली बेटर है। डन सर, यानी पढ़ाई में तो आप अच्छे थे। ये जो आप कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं, और क्या क्या कहते हैं, आपने आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर का रुख किया? बिल्कुल। सरगोदा मेरा शहर है और इसको शाहीनों का शहर कहा जाता है। 1965 की जंग में काफ़ी रोल था, और उसके अलावा भी शहर के साथ हम पीएफ मुंसलिक है। तो तमाम बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होंगे, हम पीएफ अकेडमी में जाएंगे, उसके बाद हम पायलट बनेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे। तो तकरीबन उस तरह के माहौल में थे कि ठीक है मैं एक ऐसे शहर में हूँ जो पंजाब के समझे 8 बड़े डिवीजन में तो आता है लेकिन बाकी डिवीजन से काफ़ी पीछे था। जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी जनूबी पंजाब के साथ महरूमी है और फलाना, शुमाली पंजाब तो बेहतर है। तो मैं अक्सर उन्हें कहता था सरगोदा में हमारे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, सरगोदा में कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास आगे बढ़ने के एवेन्यूज़ नहीं होते थे। तो सरगोदा के बच्चों को अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना पड़ता था। तो मैं भी सरगोदा से इसी तरह से लाहौर आया। तो मेरी लाइफ बड़ी मज़ेदार है कि मैंने हॉस्टल लाइफ को भी इंजॉय किया है, लाहौर में रहते हुए घर वाले मेरे साथ भी रहे हैं, और उसके अलावा अलग अलग तरीके से वो किया है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो एक छोटे शहर से बड़े शहर आया, आपने बिल्कुल सही कहा, आला तालीम हासिल करने के लिए सीए तो बहुत दूर की बात है, हमारे तो समझे मास्टर्स भी सही से अवेलेबल बहुत ज़्यादा नहीं था और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अच्छा, आपने क्या कहते हैं, मैट्रिक की, एफएससी की, या आप ओए लेवल्स के बैकग्राउंड? असल में मैट्रिक एफएससी हमारे ज़माने में यही ज़्यादा कॉमन होते थे। ओए लेवल जो है ना वो होता था बहुत ही अमीरों के बच्चे करेंगे, और जिन्होंने दूसरे मुल्क आधे पाँव पाकिस्तान में आधे बाहर हैं वो ओए लेवल्स की तरफ जाते थे। हम लोगों का हमेशा यही होता था भाई एफएससी एक अच्छी चीज़ होती है, एफएससी करना है। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने भी उस वक्त ओ लेवल ए लेवल के बच्चों का कोटा कम रखा होता था और मैट्रिक एफएससी वालों का ज़्यादा रखा होता था। तो एवरीवन केप्ट सेइंग कि बस एफएससी कर लेना ज़्यादा बेहतर है, आपकी ऑप्शन ज़्यादा खुली रहती हैं। हाँ, एफएससी में थोड़ी सी बगावत ज़रूर की थी। घर वालों को ये ज़रूर कहा था कि थोड़ा सा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो। तो ज़माने में आईसीएस बड़ा कॉमन हुआ था, इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंस। तो मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर ये बेसिक सब्जेक्ट्स थे। केमिस्ट्री से मुझे जान जाती थी, वो C14H पता नहीं कितना, ये कभी भी नहीं समझ आए, तो बड़ी उलझन होती थी। तो कंप्यूटर वॉज इंटरेस्ट, और मैं उस ज़माने में सोचता था कि मैं आगे जाके शायद कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ सीखूँ करूँ, वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती थी। अच्छा, फिर जब आपने ये सब पढ़ लिया मैट्रिक एफएससी वाला, तो फिर आपकी, जैसे हर बंदे की एक स्टोरी होती है कि वो किस तरह सीए मेन हुआ, आपकी भी कोई डिफरेंट स्टोरी है? बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। मैथ मेरा क्रेज़ था बचपन से। मेरे फादर एमएससी मैथमेटिक्स, और मैथ हमेशा उन्होंने मुझे पढ़ाया, और उसके बाद ऐसा पढ़ाते थे कि मैं अपनी क्लास के बच्चों से भी आगे होता था, और मैं 5th क्लास से ही ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू हो गया था। अपनी ही क्लास के बच्चों को मैं मैथ पढ़ा रहा होता था। तो मैथ जुनून था मुझे, ये था कि मैं अपने एफएससी में अपने बोर्ड में टॉप करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफएससी में मैथ में अपने बोर्ड में दोनों ईयर्स में टॉप किया था। और अब जहन में ये था क्योंकि मेरे फादर कुछ लेक्चररशिप भी उन्होंने की, फिर वो एक मेडिकल कंपनी के अंदर सीनियर रिप्रेजेंटेटिव भी थे, तो उनको हमेशा देख के ना मुझे होता था कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ ऐसा बनना है जो लोगों को गाइड करे, समझाए। और एक मैथ जुनून था। तो दो चीज़ें बहुत पसंद थी, एक टीचिंग पसंद थी क्योंकि 5वीं क्लास से ही ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये काम मैं करूँगा। दूसरा मैथ बहुत पसंद थी। तो एफएससी के बाद फादर ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारा क्या प्लान है, किस तरह से सोचते हो। मैंने कहा जी आपके जहन में क्या आइडिया है। उन्होंने कहा मैंने भी अपने कुछ दोस्तों से पूछा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ तुम क्या एक्सप्लोर करते हो। मैंने कहा जी मैं कंप्यूटर तो देख रहा था। अब ये बात है अर्ली जब 2000-2001 में ना कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा लोगों को भी समझ नहीं आ रहे थे, तो हम कंफ्यूज थे कि क्या कंप्यूटर एज अ प्रोफेशन कि ये आगे जाके चलेगा, या एक सिर्फ शौक है कि सिर्फ इसमें हंसी मजाक होता है, वीडियो गेम्स होती हैं और कुछ नहीं होता। उस तरफ फिर नहीं गए। ये समझ आया कि कंप्यूटर्स अभी तरह टेक्निकल चीज़ है। तो फिर जो शौक़ था वो ये था, मैंने कहा जी मुझे एक पीएचडी फ़िलासफ़र बनना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। तो एक यूनिवर्सिटी का वो वाला बाबा जो बड़े शौक़ से मैथ पढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता चला जाता है और बैठ के फिर वो थ्योरियाँ देता है जो पूरी दुनिया में चलती हैं। तो पीएचडी प्रोफेसर बनना था और मैथ पढ़ानी थी। मीनवाइल हमारी फैमिली में मेरे कज़न है, फर्स्ट कज़न, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो पहले यूके होते थे, फिर मिडिल ईस्ट में बड़ी अच्छी तगड़ी पोजीशन पे थे। तो फैमिली में हर बंदा उन्हें देखता था यार ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, उसने बड़ा कमाल काम किया है। तो सारे मुझे कहते थे कि इंटेलिजेंट बच्चा है, क्लास में अच्छी पोजीशन लेता रहा, ऐसे सीए क्यों नहीं करवाते। तो
उस टाइम पे आई वॉज लाइक कि अब्बू आप बताएं, मैं सीए भी कर सकता हूँ, मैं पीएचडी मैथ भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ ही मुझे मैथ लग रहा है। कन्फ्यूजन थी कि शायद सीए में मैथ है। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, यूनिवर्सिटी के दोस्त जो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चा जज्बाती हो रहा है, एक काम करो इसको सीए में डाल दो, थोड़ा सा जब इसे पैसे शैसे नजर आएंगे टीचिंग का भूत सर से उतर जाएगा, मैथ तो इसे पसंद है ना, चलो इसको एक पसंद मिल जाएगी। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा फिर सीए मुझे लग रहा है अच्छी ऑप्शन है। मैं भी थोड़ा इंक्लाइन था तो सीए में आ गया। बस मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं सीए में जा रहा हूँ, बस एक चीज़ मेरी ख्वाहिश है, मुझे पढ़ाना है, तो आप इसमें हमेशा सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा मेरी हमेशा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम इस फील्ड में जाओ, आगे जो तुम डिसाइड करोगे तुम्हारी मर्जी। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है जी, फील्ड इंशाल्लाह आप सब घर वालों की पसंद की, और करूँगा मैं टीचिंग। बस उस सीए में आके थोड़ा सा हादसा ये हुआ कि पता लगा कि इसमें मैथ नहीं होती। सबसे पहले क्यूएम का पेपर आया मॉड्यूल ए में स्टार्टिंग, तो उसमें मैथ थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। तो तकरीबन 7-8 महीने बाद जब हमारा प्रॉपर कैफ जो आज के ज़माने का कैफ है वो स्टार्ट हुआ, तो पता लगा कि अकाउंटिंग मैथ नहीं है। टीचर ने पहले दिन कैलकुलेटर दिखाया, उसने कहा 4 बटन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम इन 4 के अलावा कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं साइन थीटा के थ्योरम और पता नहीं क्या किस तरह से मैथ, मुझे बड़ा जुनून था। तो उस दिन वो ख्वाब टूट गया कि सीए इज़ नॉट मैथ। तो फिर मैंने सोचा चलो एक ख्वाब टूट गया है, अब दूसरा नहीं टूटना चाहिए। मैंने जो भी हो जाए, गुजारा हो या ना हो, हम टीचर्स को पैसे बहुत अच्छे नहीं मिलते थे हमारे ज़माने में, मैंने कहा मैंने करनी टीचिंग है। तो ये एक जर्नी थी इस तरह से। तो एफएससी के बाद सीए में आए, शौक से आए लेकिन धोखे से आए, मतलब इसमें मैथ होती है। अब मैथ तो नहीं निकली, आपने फिर भी इंटरेस्ट के साथ कैफ लेवल पे पढ़ते रहे और स्टेट अटेम्प्ट में पास हुए, उसमें फेलियर देखा। देखिए जैसे आपने कहा कि मैथ तो नहीं मिली, तो फिर क्या आप स्ट्रेट पढ़ते रहे? मुझे हमेशा ये लगता है कि आप अगर एक जगह आप लाइफ में पहुंच गए हैं तो एक तरीके सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते रहे। मैं आज तक उदास रहूं कि नहीं चूँकि मैथ नहीं है तो मुझे जीने का क्या फ़ायदा, मैं तो फजूल काम कर रहा हूँ। नहीं, अब जो है वो सामने था, मॉड्यूल ए क्लियर हो चुका था, मॉड्यूल बी में था तो तेज़ी से पढ़ना था। हमारे ज़माने में मॉड्यूल्स होते थे, मॉड्यूल ए दिया 3 पेपर थे, फर्स्ट टाइम में पास, बी दिया 3 पेपर थे पास, सी दिया 3 पेपर थे पास। हमारे ज़माने में कॉलेजेस वाइज रिकॉर्ड आता था, तो मॉड्यूल सी तक 35 बच्चे थे पूरे पाकिस्तान में जिनके लगातार सारे पेपर्स फर्स्ट टाइम में पास हो रहे थे। मॉड्यूल डी के 4 पेपर दिए और उसके बाद रिजल्ट अवेटिंग था कि फिर फॉर्म वगैरह वाली ज़िंदगी या उसकी कहानी और वो जद्दोजहद शुरू हो गई। तो पूरे कैफ लेवल में या पीआरसी प्लस कैफ आज की ज़बान में अगर मैं बात करूं तो 13 में से 12 पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट और उसके बाद एक लैब्स था। उसकी भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है जो जगह जगह मैंने कई दफ़ा सुनाई हुई है। सर जी, वो स्टोरी जो है मुझे लगता है वो आर्टिकल ढूंढने से रिलेटेड और आपकी दुआ से रिलेटेड है, वो भी ज़रा वो स्टोरी पर भी आज हमें भी सुना दें कि क्या आप आर्टिकल्स जब ढूंढने के लिए निकले तो क्या वो आपके लिए भी मुश्किल था? क्योंकि जनरली आर्टिकल ढूंढना इटसेल्फ एक ट्रिकी काम है और आर्टिकल और इंटरव्यू होने से पहले ही बंदा बड़ा एग्जॉस्ट हो गया होता है। आर्टिकल्स हर ज़माने में मुश्किल रहे हैं। मतलब आप किसी भी बंदे को 40 साल के बंदे को उठा लें, 50 साल के बंदे को या 25 साल के बंदे को, उसे कहें आर्टिकल्स, वो कहेगा जी बड़ा मुश्किल काम है। ज़ाहिर है आर्टिकल्स हमेशा एक मुश्किल चीज़ होती है। बस अल्लाह का शुक्र है मैं अपने ज़माने के प्रिविलेज स्टूडेंट्स में से था। मैंने आपको बताया कि 35 स्टूडेंट्स थे पूरे पाकिस्तान में जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जा रहे थे। तो उसके बाद फिर जब अप्लाई करना शुरू किया तो लाहौर में जो ऊपर की 4-5 फर्म्स हैं उनमें से एक फर्म ने तो इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया, इवन टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया। तो मैं बड़ा उदास बैठा था। फिर मैंने एम ही सोचा, मैंने कहा वो डिज़र्व ही नहीं करते थे मुझे, तो अपने आप को तसल्ली दे ली। मीनवाइल किसी ने बताया कि भाई जिस वक्त आप लाहौर में अप्लाई कर रहे हो ना, कराची में भी इंडक्शंस खुली हुई हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर दो, लाहौर में चांस लग जाए लाहौर में सही है, कराची में चांस लग जाए कराची में सही है। सबसे सुना था, ज़्यादा पता नहीं था। चले गए कराची अप्लाई किया, कराची में फर्गूसन में अप्लाई किया, केपीएमजी में अप्लाई किया। इंटरेस्टिंगली जिस दिन अप्लाई किया है द वेरी नेक्स्ट डे इंटरव्यू और वो सारा प्रोसेस, फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू सब कुछ उसी दिन होके और दोनों ने ज्वाइनिंग की कॉल दे दी। तो मैं फर्गूसन और केपीएमजी दोनों ने, तो आई वाज वेरी सरप्राइज। तो मुझे बाद में पता लगा कि कराची में एक जंग चलती थी कि फर्स्ट अटेम्प्टर कौन पहले उठाएगा। तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरी जो एप्लीकेशन नंबर थी वो शायद 256 थी या पता नहीं क्या, और अगले दिन सबसे पहले मेरा इंटरव्यू होना था। तो आई वॉज प्रिविलेज, अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी कि लगातार पेपर पास होते गए थे, तो उन्होंने हाथों हाथ लिए और ज्वाइनिंग दे दी। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि अभी रिजल्ट आने में टाइम है, पहले कराची भी अप्लाई कर दूंगा, लाहौर भी अप्लाई कर दूंगा, और जब रिजल्ट आएगा तो इनमें से जिसने मुझे ज्वाइनिंग दे दी मैं उस शहर में, मेरे लिए लाहौर भी बाहर और कराची भी बाहर, मैं तो सरगोदा से था। तो हुआ ये कि कराची वालों ने ज्वाइनिंग दे के कह दिया काम शुरू कर दो। तो मैंने कहा जी मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया। उन्होंने कहा जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं रजिस्टर कर लेंगे। तो मैंने कहा जी मेरा तो सामान इस वक्त लाहौर में भी पड़ा हुआ है, कुछ सेटअप मेरा सरगोदा में है, फिर घर वालों का रिसेंटली भावरपुर फादर का ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं 3 शहरों में फंसा हुआ था। उन्होंने कहा भाई आप आए हो ना, आपने अप्लाई किया, हमने रख लिया है, अब ये मजाक नहीं चलेगा।
मुझे याद है फर्गूसन के पार्टनर से मेरी बात हुई तो उसने कहा मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, जाके अपने सारा सामान समेटो और हमें ज्वाइनिंग दे दो। मैं जल्दी से आया, अपने जगह जगह से सामान उठाए। मीनवाइल मेरे फादर का भावलपुर ट्रांसफ़र हुआ, एज भी ज़्यादा थी, वो शहर उनके लिए बड़ा नया था। तो मुझे मदर ने बताया कि बहुत मुश्किल में है। मेरा भाई रिसेंटली यूके गया था पढ़ने के लिए, एक भाई मेरे एयरफोर्स में होता है, तो घर बिल्कुल अकेला था। या छोटा भाई था या वालिद थे, और वालिद को बहुत दुश्वारी हो रही थी भावलपुर में। और मुझे इतना दुख लग रहा कि मैं सी एंटर करके बैठा हूँ और अभी रिजल्ट आने में टाइम है। इस टाइम मैं घर बैठता सर्व करता, मैं अपने करियर के चक्कर में कहाँ कराची जाके फंस गया। और उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है, बिग 4 में ज्वाइनिंग हर बंदे की ख्वाहिश है। ठीक है, मतलब मैंने वालिद से ज़िक्र किया, मुझे आज समझ आता है कि मेरे वालिद ने उस वक्त बड़े मुश्किल दिल के साथ ही मुझे कहा होगा। मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करें कि जाओ तुम जाके ज्वाइनिंग दे दो। कराची ज्वाइनिंग दे दी। अब ये गिल्टी कि मैं फ़ादर को भी हेल्प नहीं कर रहा। अपने दोस्तों को देखूँ, कोई नारायण का गान घूमने गया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं जनाब टाई लगा कर फर्गूसन में डेली बैठा हुआ और पता नहीं भी रिजल्ट भी क्या आना है। उन्होंने फिर मुझे ग्रुप में डाल दिया। वो ग्रुप था, ग्रुप सी होता था, सेक्शन सी होता था वहाँ पे। उसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे। बचपन से ही ना एक बात से मुझे डर लगता था कि मैं सीए में जा रहा हूँ तो यहाँ हलाल हराम और उसमें ना इंटरेस्ट और बैंक वाली साइड पे ना चला जाऊँ। अब वो आर्टिकल्स जिस डिपार्टमेंट में मिले, वही डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको एंड पे नौकरी भी वहीं मिलती है। फिर मुझे हुआ कि ये तो मैं फंस जाऊँगा। मैंने उनसे कहा मेरा सेक्शन चेंज करो। उन्होंने कहा भाई आप ट्रेनिंग हो, आपने नहीं डिसाइड करना, हमने डिसाइड करना है। तो एक डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया, शहर चेंज हुआ। अच्छा, वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहना चाहता था, मेरे मामू कहते नहीं जी मेरे घर रहो। और डिफेंस में उनका घर, और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते, और ना मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा कि मैं इनके एहसानों तले दब रहा हूँ। ये मतलब मेरे रिश्ता होने की वजह से अपने साथ जो है वो इतना ख्याल कर रहे हैं। और डिग्निटी पे भी आँच आ रही थी कि नहीं मैं अकेले रहूँ, रात किसी भी टाइम पे हूँ, मैं इन्हें ना तंग करूँ, और मैं क्यों मतलब इन बेचारों की शफकत वगैरह से मैं अपने आप को बाउंड भी कर लूँ, और ऊपर से मुझे भी दुख हो। और बेचारों ने अपना घर का एक कमरा मेरे लिए एलोकेट कर दिया और कहा कि बस ठीक है अब तुम आ गए हो, तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हारे बेटे हो। तो वो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि अगर मैं हॉस्टल में चला जाऊँ, वो मुझे जाने नहीं देते थे। डिपार्टमेंट मेरा इंटरेस्ट बेस हो चुका था। फादर मुश्किल में थे और मीनवाइल उनको सर्वाइकल पेन हो गया, तो उनको बेड रेस्ट का डॉक्टर्स ने कह दिया। वो भी परेशान। भाई दूसरे मुल्क जा चुका है। इतनी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है। मीनवाइल ईद की छुट्टियाँ आई, मुझे याद है 3 छुट्टियाँ थी ईद की, और 4 दिन मुझे आने जाने में लग गए। 15 दिन पहले लाइन में लग के मुझे टिकट मिली थी। तो मैंने कहा ये मैं कहाँ आ गया। लाहौर में मैं किसी भी वक्त जाके बस स्टेशन पहुँच जाऊँ, गंदी बस मिलेगी, मिल तो जाएगी। कराची से तो निकल के पंजाब में पहुँचना अच्छा खासा मुश्किल है। मुझे रिग्रेट होना शुरू हो गया। लेकिन मैं फर्म में बैठा हुआ था। मैंने फर्म वालों से कहा कि जी मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप मजाक समझ रहे हो, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया, आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, रिज़ाइन नहीं कर सकते। और अगर आपने रिज़ाइन किया या छोड़ के भाग गए तो वी विल मेक इट श्योर कि पूरे पाकिस्तान में आपका बिग 4 में कहीं ना हो, आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। नन्ना मुन्ना स्टूडेंट में घबरा गया। मैंने कहा मुश्किल में। तो मैंने उनसे कहा कोई तरीका होगा जिससे मैं बच सकता हूँ। तो उस बंदे ने ना हंस के कहा दुआ करो तुम्हारा पेपर रह जाए, जो तुमने पेपर दिए है ना, दुआ करो एक आध पेपर रह जाए तो बचत हो जाएगी तुम्हारी। मैंने जनाब घर कॉल में ला ली मदर को। मैंने कहा जी वो रिज़ल्ट करीब है, दुआ कीजिएगा मेरा पेपर रह जाए। तो बड़ी हैरान हुई कि क्या बात कर रहे हो। तो मैंने कहा जी मुझे एक बात समझ आई है कि इस वक्त मेरी ज़िंदगी एक ही सूरत में बच सकती है कि अगर मेरा पेपर रह जाए। अच्छा, लाहौर में मैं टीचिंग भी कर रहा था, अपने हॉस्टल मेट को भी पढ़ाता था, तो मुझे लगता था लाहौर में ना मेरा एक टीचिंग कैरियर भी हल्का हल्का सा स्टार्ट हो सकता है। तो कराची से अच्छे खासे डर थे। इस्तिखारा वगैरह भी करवाया तो वो भी बहुत अच्छा आया कि मैं कराची से निकलूँ सारा। तो फिर मैंने मदर से कहा कि दुआ करें पेपर रह जाए। तो वो भी हैरान हुई, और अभी भी मैं किसी को बताता हूँ तो सारे हैरान होते हैं कि क्या कोई पेपर फेल होने की दुआ भी कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर फेल हुआ। और कौन सा पेपर फेल हुआ? ऑडिट का। मैं पैक का स्टूडेंट था और 500 बच्चों में मैंने टॉप किया था ऑडिट में। और जफ़र साहब मतलब मेरे मेंटोर, हमारे ज़माने में 2 ही कॉलेज होते थे, पैक स्कैन एसीसी के लिए ज़्यादा मशहूर था, पैक सीए के लिए। तो मैं हमेशा उनको एक विजनरी टीचर के तौर पे देखता था, और उन्हीं का अपना कोर्स सब्जेक्ट ऑडिट, और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट होता था। तो ऑडिट ऐसा था कि ऑडिट तो रगों में बहता था। तो जब पेपर मेरा ऑडिट का फेल हुआ जिसमें मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, तो एक बात मुझे समझ आ गई कि ये अल्लाह का ख़ास एहसान है। अल्लाह ने मुझे इशारा दिया, उसने मुझे मुश्किल से निकालना था, और पेपर वो वाला फेल किया जो आसानी से दोबारा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अच्छा, फिर मैंने फर्म वालों को कहा जी मैंने छोड़ना, मेरा पेपर रह गया। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा पेपर रह गया, पेपर दूंगा तो आऊँगा। कहते नहीं ये तो कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मैं दुआ करके अपना पेपर जो है अल्लाह ने पेपर वो कर दिया। तो कहते हैं और कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। मैंने कहा जी मुझे मैथ का बड़ा शौक था, मुझे बीएससी मैथमेटिक्स करनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जारी हैं, 3 महीने बाद इम्तिहान है। कहते हैं हाँ ये रीज़न वैलिड है। पार्टनर से बात हुई, उसने कहा ठीक है तुम चले जाओ, तुमने अगली दफ़ा आके मुझे अपना एडमिट कार्ड दिखाना है कि तुमने पंजाब यूनिवर्सिटी में इम्तिहान दिया था, मैं तुम्हें दोबारा रख लूँगा, रिजल्ट कार्ड दिखाना है। और ये तो कराची को इनकार भी नहीं किया, टिक लगा के मैं इधर आया।
घर बैठ के घर के सारे इश्यूज रिजॉल्व किए, वाकई ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भेज दिया। 2 महीने थे मेरे पास, बल्कि शायद 1 महीना था एग्ज़ाम में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन लूँ, तो मैं हॉस्टल के करीब एक टीचर था, सुना था बड़ा अच्छा है, बीएससी की तैयारी कराता है, तो उसको मैंने जाके कहा जी मुझे ट्यूशन चाहिए। तो उसने कहा कौन सा सब्जेक्ट? मैं कहा मैथ। कहते हैं 2 साल बाद पेपर है या साल बाद? मैंने कहा जी महीने बाद पेपर है। तो वो बड़ा हंसा। मैंने कहा जी सुना आप बड़े जुनूनी इंसान हैं और आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। कहता है वो तो मुझे शौक है, लेकिन 1 महीना बड़ा कम होता है। मैंने कहा आप 100 सवाल दें दिन के मैं करूँगा, मैं भी क्रेजी हूँ मैथ को लेके। उसने कहा ठीक है। तो हम एक अजीब उस्ताद शागिर्द का रिलेशन बना। उसने 1 महीने में मुझे 4 पेपर 100 नंबर के पढ़ाए मैथ के, और बस देता चला गया। वो पेपर भी दिए, घर के मामलात भी सीधे की, और हर चीज़ बड़ी मुतमईन हो गई। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद फिर मैंने लाहौर में अप्लाई किया। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह फर्गुसन में दोबारा ज्वाइनिंग हो गई। तो फिर मैंने कराची के चैप्टर को खुद ही से बंद कर दिया कि मैं कराची वापस ना जाऊँ। तो समटाइम ना एक पेपर फेल होने से आपको फ़ायदा भी होता है। वो लोग मानते हैं एक भी पेपर आ जाए वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ने छोटी सी एज में ये बात समझा दी कि हमेशा जो आउटकम आपको नज़र आ रहे हैं बुरे, हमेशा वो बुरे नहीं होते। और फिर कुरान की आयत भी है कि एक चीज़ तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए अच्छी है लेकिन शायद अच्छी ना हो, एक चीज़ तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए बुरी है लेकिन शायद तुम्हारे लिए अच्छी हो। तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। मफ़हूम उस तरह से ही है। तो इतना इत्मीनान था, तो अल्लाह ने ना बस छोटी सी एज में कुछ सिखा दिया। मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश था कि मुझे बड़े सारे अच्छे अच्छे राज अल्लाह ने बड़ी छोटी एज में पता नहीं किस तरह से खुद ब खुद बता दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्गुसन में गया बड़े मुतमईन तरीके से। अच्छा, इधर उस वाली फॉर्म ने फिर भी नहीं मुझे बुलाया जिनको मैंने कहा था ये मुझे डिज़र्व नहीं करते। तो बहरहाल ये इस तरह की स्टोरी है। तो कराची से फिर इस तरह से निकला, लाहौर आया, और लाहौर में फिर आर्टिकल शुरू हुए। इस दौरान 6-8 महीने मेरे ऊपर नीचे हुए, लेकिन मैं मानता हूँ कि वर्थ इट होता है सम टाइम कि आप अगर एक जगह पे जा रहे हैं या आप अपने, अब मैं अपने थीम पे था, अपनी कोर जगह पे था, उस शहर में था जहाँ मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अपने लिए नज़र आ रही थी, और आज़ाद था। मतलब वो मैं उस गिल्टी फील से भी बाहर था कि मैं अपने एक मामू को तंग कर रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छे और उनको कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि मैं उनको क्यों तंग कर रहा हूँ। आपने अल्लाह ताला की तरफ से वो पेपर का फेल होना आपके लिए ब्लेसिंग बन गया। आप वापस मामू के घर से वापस हॉस्टल आ गए, जो कि आपके लिए अपने घर जितना कंफर्ट। आज़ाद। सर, हॉस्टल में आप बड़ा अरसा रहे हैं, और मैं जितना भी ऑफ कैमरा भी कभी आपसे बात की है, तो आप हमेशा हॉस्टल के सारे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। अब मुझे याद है कि मतलब ईद की छुट्टियों को प्लान कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इतने दिन पहले छुट्टी मिलेगी तो बच्चों को टिकट मिल रही होगी और इस तरह। लेकिन हॉस्टल में रहना अपने अंदर एक चैलेंज है, और मैंने ये देखा है कि बहुत से केसेस में बच्चा घर से सीए करने आता है, लेकिन वो हॉस्टल के मसाइल में ऐसा फंसता है कि वो सीए एक सेकेंडरी मुश्किल बन जाती है, प्राइमरी मुश्किल हॉस्टल लाइफ बन जाती है। क्या कहते हैं? असल में हॉस्टल ब्लेसिंग भी है, और आप कह सकते हैं कि वो आपको नुकसान भी दे सकती है। हर ऑप्शन के प्लस माइनस होते हैं। जो घरों में लाहौर में बच्चे रह रहे होते थे ना, वो हमें देख के कहते थे यार तुम लोग बड़े मज़े में हो ना, घर का कोई काम करना होता है, जब मर्ज़ी पढ़ना शुरू कर दो, जब मर्ज़ी सो जाओ, कोई रोक टोक नहीं है यार, तुम्हारा पढ़ाई वाला माहौल है। हम तो घर के अब धनिया और दही लाते ही हम सारा टाइम गुजार देते हैं। हॉस्टल वाले कहते हैं भाई तुम लोगों को अपने कपड़े तो नहीं ना धोने, तुम लोगों ने ये मसले मसाइल तो नहीं। हॉस्टल वाला बच्चा जो है वो अगर घर इधर हॉस्टल रुका हुआ है तो वीकेंड पे वो अपने कपड़े धोएगा। मुझे आज भी याद है कि जनाब वो एक 5 रुपये का सर्फ एक्सेल खरीदें जो आज 20 रुपये का है, एक बाल्टी में डालें, उसमें पानी डालें, उसमें कपड़े डालें और उसे रख दें, और कुछ घंटे बाद उसे खोलें और उसको हल्का हल्का सा वो करें। तो उसके बाद एक हॉस्टल का स्टूडेंट सोचता है कि शायद ये मशीन जैसे धुले हुए कपड़े हैं। वो उस गरीब की यही लाइफ है, उसने खुद ही कपड़े धोने हैं, अक्सर केसेस में उसने खाना बनाना है, या अगर बाहर का खाना खाना है तो वो बीमार हो जाएगा। तो अच्छे खासे चैलेंजेस हैं, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। घर में जब आप रहते हैं तो आपको घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो हॉस्टल में अगर आपके 4-5 दोस्तों का मिलकर अगर एक ग्रुप बना हुआ है और मिलकर उन्होंने घर लिया हुआ है और आपस में काम डिवाइड किए हुए हैं, तो हॉस्टल की लाइफ वुड अफेक्ट यू कि 1 घंटा ऑफ द डे आपको उस वजह से रिलेक्टेंस होगी। कम्युनिटी इज़ गुड। अकेले बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई से बहुत बेहतर आसान काम होता है कि आपको नज़र आ रहे हो कि 3 बंदे बैठ के पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में अगर माहौल अच्छा बन जाए तो उससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है। अगर एक चैलेंज हो कि आप जिस कमरे को देख रहे हैं हर बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, हर कोई पूछ रहे यार सर का टेस्ट तैयार किया है, सर का लेक्चर पढ़ा है तुमने या नहीं पढ़ा, तो इतना हाई परफॉर्मिंग यूनिट बन जाता है कि सारे मुकाबले में आ जाते हैं। और अगर हॉस्टल में आपके साथ वाले कमरे में लोग फिल्में देख रहे हैं, दूसरे कमरे में लोग अनारकली घूमने फिरने गए हुए हैं, अब चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। अगर हॉस्टल का बच्चा अपनी कंपनी बेहतर कर ले,
उन लोगों में उठे बैठे जो पढ़ना चाहते हैं, वो जो फोकस रखते हैं। और हमेशा ये याद रखें कि हॉस्टल में रहने का मेरे फादर को बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा होगा। मेरा फादर किसान है, मेरा फादर गरीब आदमी है या इवन मिडिल क्लास आदमी है, वो अपने घर की सहूलतें छोड़ के मुझ पर स्पेंड कर रहा है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त कहता था मैं अच्छा महंगा मोबाइल लेना चाहता हूँ, पता नहीं मेरे फादर मुझे क्यों नहीं दिला रहे। तो एक महीने उसके पास एक बड़ा महंगा सा मोबाइल था, तो मैंने कहा यार ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा तुम्हारे पास मोबाइल आ गया। कहते हाँ पता नहीं जो है ना, वो मेरे फादर ना उनको चीज़ें समझ नहीं आती। देखो मैं मोबाइल का कहा, कई दफ़ा कहा, उन्हें अब समझ आई है। इसी तरह घर में गर्मी बड़ी है, मैं उनसे कहता हूँ कूलर लगवा लें, उन्हें समझ नहीं आती। अरसा हो गया कूलर ही नहीं लगवा रहे। तो मैंने उसको मोबाइलों से दिखा के कहा कि इस वजह से कूलर नहीं लगवा रहे कि तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है तुम उन बेचारों के साथ करके आ रहे हो। तो हॉस्टल वाला बच्चा जिस दिन ये सोच लेगा ना कि मुझे यहाँ फ़ादर ने भेजा और यहाँ एक एक रुपया जो लग रहा है वो मेरे फादर के खून पसीने की कमाई है, वो इंतहाई सीरियस होकर पढ़ेगा, फोकस से पढ़ेगा। अब तो कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ हैं, सारा कुछ मौजूद है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। तो हॉस्टल की लाइफ अभी भी फार बेटर है क्योंकि आप आज़ाद होकर पढ़ सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ कंपनी थोड़ी सी बेहतर रखनी है। नहीं सर, हॉस्टल पर तो आपने कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर दी। और क्या जब आप असल में हॉस्टल में रहते हुए जब आपके आर्टिकल्स भी शुरू होते हैं ना, तो ये इससे ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है, क्योंकि आपने अब मुख्तलिफ शहरों में भी जाना है, पीछे हॉस्टल भी है। अब वो कंपनी के वो वाला फ़ायदा भी नहीं मिल रहा क्योंकि आप उनके साथ रह भी नहीं रहे, और हॉस्टल के एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ रहा है। विद इन आर्टिकल्स आर्टिकल्स भी कर रहे हैं और हॉस्टल में भी रह रहे हैं, क्या वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? अब मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल के जो मसलों मसाइल हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड है आपने किस क्वालिटी का खाना खाना है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड। हॉस्टल में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता। आप मतलब किसी भी हॉस्टल में चले जाएंगे तो आपको चटाइयाँ बिछी हुई नज़र आएंगी, लोग ज़मीन पे होंगे या मैट्रेस पे होंगे और एक बंद छोटे से कमरे में बहुत सारे बच्चे होंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा वो नहीं है। फर्म में जब आप जाते हैं और फर्म के खर्चे से अगर दूसरे शहर चले गए तो फिर ये अच्छी लग जाती है, क्योंकि वो अच्छी जगह ठहराएंगे, अच्छा रेस्ट हाउस देंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, तो मज़ा आ जाता है। मतलब और अगर आपका हॉस्टल मेस के साथ नहीं है, जैसे मैं मानता हूँ कि हॉस्टल से ज़्यादा बेहतर होता है 4-5 दोस्त इकट्ठे हों, 2 कमरे किराए पे लें और अपना एक छोटा सा यूनिट बना लें। सस्ता भी पड़ता है, आपकी ग्रिप भी ज़्यादा बेहतर होती है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। फिर खाना अगर अपने तौर पर पैसे जोड़ के खुद करें और घर में कोई छोटा मोटा को मुलाजिम को मासी आके खाना बना दिया करे, तो वो एक घर के करीब करीब का एनवायरनमेंट हो जाता है। तो जब आप दूसरे शहर जाते हैं तो आप बड़े खुश हो रहे होते हैं, मेरे कपड़े भी किसी और के खर्चे पे धुल रहे हैं, मुझे डेली खाना भी अच्छा वाला मिल रहा है और मेरा पैसा नहीं लग रहा, मैं रह भी रहा हूँ और मैं क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो जो लाहौर अपने घरों से आए हुए होते थे वो हमेशा कहते थे क्या है घर में बड़ा सुकून होता है, यहाँ तो बस अजीब सा है। और हम हॉस्टल वाले बड़ा एक्साइटेड होते थे कि यार मुफ्त में ना एक महंगी जगह पे रहने को मिल गया। तो हॉस्टल वाले के लिए तो दूसरे शहर का आर्टिकल्स में मज़ेदार होता है। हाँ, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप अगर जल्दी आगे चले गए हैं तो आपके साथ वाले भी कैफ कर रहे हैं, आप फर्म में होते हैं, तो उनके साथ ना आपकी दूरी हो जाती है। वो फिर आपको बड़ी हसरत से देख रहे होते हैं, बड़ा आस से देख रहे होते हैं। आप जब साथ बैठे हैं वो दुखी हो जाते हैं, हमारा तो पेपर नहीं पास हो रहा यार, तुम्हारी जैसी लाइफ हमने गुजारनी। हालांकि जब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो नीचे किसी और की लाइफ देखेंगे, वो उसकी लाइफ बड़ी खूबसूरत है। तो बहरहाल लाइफ इज़ ऑल अबाउट आप जिस फेज़ में अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं ना। मैंने पूरे आर्टिकल्स लोगों को रोते हुए भी देखा है, पूरे आर्टिकल्स लोगों को खुश भी देखा है। जो रोता रहा उसके भी आर्टिकल्स ख़त्म हुए हैं, जो खुश रहा उसके भी आर्टिकल्स ख़त्म हुए हैं, लेकिन जो खुश था उसने जिया है ज़िंदगी को। क्योंकि मुसीबतें तो हैं, रोता हुआ आता है इंसान दुनिया में, जाते हुए भी रो रहा होता है। तो और उसके जाने के बाद घर वाले भी रो रहे होते हैं, तो रोना तो नसीब में है ही। अब उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ अच्छाई मिल जाए, आप उस ब्लेसिंग पे खुश हो जाए और अच्छे तरीके से चले, तो आई थिंक लाइफ का मज़ा आपने ले लिया है। नहीं सर, लेकिन आर्टिकल्स की लाइफ में ना अच्छा हंसता खेलता बंदा भी रोने लग जाता है। उस पर फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, उसको जो है वो एक तरफ पैसे भी नहीं मिल रहे, काम भी इतना ज़्यादा फर्म की तरफ से भी है, फिर तीसरे नंबर पे अपने पेपर्स भी देने, उनको तैयार भी करना, फिर चौथे नंबर पे जी घर वाले कहते हैं हमें टाइम भी नहीं दे रहे। मल्टीपल प्रेशर है, एक बंदा है तो वो जितना भी जीना चाहे ना वो बेचारा जी नहीं पाता। इसमें आप कैसे कहते हैं लोग कैसे बेहतर तरीके से अपने आर्टिकल्स का पीरियड गुजारें, एंड व्हाट शुड बी द परफेक्ट आउटकम आफ्टर द आर्टिकल्स? ठीक है, देखें आपने कहा लोग जीना चाह रहे हैं लेकिन जी पा भी नहीं रहे। क्या ज़िंदगी रुक रही है? ज़िंदगी भी चल रही है। क्या सोना नहीं है? डेली सोना भी है। क्या अगर पिछले दिन बहुत दुखी रहें कि यार मैनेजर ने बड़ी बेइज्जती की है यार, अब क्या होगा, तो क्या अगले दिन फर्म नहीं जाएंगे? जब ज़िंदगी में हैपनिंग होनी है, जब सब कुछ होना है, तो हर वक्त सड़ सड़ के अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना ले। मुझे याद है मेरे आसपास के दोस्तों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। मैंने कहा यार क्या एज में तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो? तो लाइफ बहरहाल टेंशन है, बस एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड डज़ मैटर। आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो ऐसे में आर्टिकल्स के दौरान ना टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं कि जी हमें इतनी लेट सेटिंग होती है, हमसे पढ़ाई नहीं होती। जब जब हम पढ़ने का इरादा करते हैं तब तब लेट सेटिंग हो जाती है। मैंने एक दफ़ा एक सेशन में ICAP में हो रहा था, तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि आप लोग ना जुमला गलत बोलते हैं। आपको बोलना चाहिए कि जब जब लेट सेटिंग होती है तब तब हमारे पढ़ने का मूड बनता है।
आर्टिकल्स में समटाइम 4-4 महीने तक आप किसी क्लाइंट पे भी नहीं जा रहे होते। समटाइम दोपहर 2 बजे आप फारिग भी हो जाते हैं। समटाइम 11 बजे से पहले आप क्लाइंट पे नहीं जा रहे होते। बहुत सारे लेयर टाइम्स भी आते हैं, याद नहीं रखता कोई। बुरा टाइम याद रखते हैं। मैंने आई कैप में कोई 200 बच्चा सामने बैठा हुआ था, फर्म से रिलेटेड ही कोई सेशन था आई कैप में। तो मैंने उन सबसे पूछा कि हाँ भाई, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहें कि उनकी साल में 30 दिन से ज़्यादा रात 2 बजे वाली लेट सेटिंग हुई है? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। फिर मैंने कहा 15 दिन से ऊपर कितने की हुई है? तो 2 या 3 हाथ खड़े हुए। यानी कि रात 2 बजे वाली लेट सेटिंग जो भयानक बताई जाती है, वो 365 दिन में अगर 15 दिन हुई है तो लोगों ने उसकी वजह से अपने बाकी 350 दिन पढ़ाई छोड़ दी होती है कि जी फर्म में तो लेट सेटिंग होती है। बट बहरहाल लेट सेटिंग होती है। फर्म में प्रॉब्लम लेट सेटिंग नहीं है, प्रॉब्लम है अनइवन साइकिल। किसी क्लाइंट पे आप सुबह 9 बजे पहुंच रहे हैं, कहीं 11 बजे पहुंच रहे हैं, किसी दिन शाम 8 बजे फारिग हो गए, कभी 5 बजे फारिग हो गए, कभी रात 11 बजे फारिग हो गए। तो जो कैफ का स्टूडेंट होता था ना, जिसको आदत थी मैं शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ूंगा, वो ख़त्म हो गया। फर्म वाला बच्चा अगर एक बड़ी गोल्डन रूल जहन में रख ले तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। 2 बड़े आइडियल ऐसे टाइम होते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस ना होने के बराबर होती है, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। कुछ मेरे तरह के अगर ख़राब लोग हों जो रात जागते हैं, जिनसे सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, वो रात 1 से 3 का टाइम डिसाइड कर लें, रात 12 से 2 का टाइम डिसाइड कर लें। पूरा दिन जो मर्जी चल रहा हो, फर्म से फ्री हुए, किसी का घूमने का मूड बन गया, बैठे हैं, बातें हो रही हैं, टेंशन है, सियासतें चल रही हैं, रात 12 बजे फ्री हो जाएंगे, 12:30 फ्री हो जाएंगे। मुझे पता है कि हर दिन जब रात 1 बजेगा तो मी टाइम शुरू होगा। अब रात 1 से 3 मैंने पढ़ना है और थक हार के आंखें बंद करके सो जाना है। अगले दिन मेरी फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। जब मैं काम पे हूँ तो मैंने पढ़ाई नहीं सोचनी, और जब मैं पढ़ाई पे हूँ तो काम नहीं सोचना। तो अगर मैं दिन के 2 घंटे अपने निकाल लूँ तो ज़िंदगी आसान है। यह मेरे जैसा ख़राब बच्चा। कुछ आपकी तरह अच्छे लोग होंगे जो सुबह अर्ली उठना चाहते हैं, अच्छे बच्चे हैं, फजर पे उठने के बाद घर में माहौल है कि नहीं, वहाँ लोग नहीं सोते, आप फजर पे उठें, फजर अदा करें और उसके बाद 2 घंटे। क्लाइंट ने आपको सुबह 6:30 तो नहीं बुला लेना, 7 बजे तो नहीं बुला लेना। अर्लीस्ट आपने जाना होगा 9 बजे, बहुत ही कोई एक्सट्रीम हो तो गवर्नमेंट में किसी क्लाइंट में 8 बजे जाना होगा। अदरवाइज़ आपके पास 9 बजे तक एम्पल टाइम है। तो जो अच्छा बच्चा है वो सुबह उठे, नमाज के बाद 2 घंटे पढ़ाई को दे, उसके बाद अपने दिन का स्टार्ट करे। अब पूरे दिन ना पढ़े, पूरे दिन जो बातें हो रही हैं, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो सीख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहें, बट आपको पता है कि आपने अपने से का पढ़ लिया। अर्ली सुबह और लेट नाइट ना फेसबुक पे बहुत एक्टिविटी होती है, ना आपने किसी के साथ घूमने जाना होता है, ना खाना खाने जाना होता है, ना घर की बेल बज रही होती है बार बार, ना आपने कोई सब्ज़ी वगैरह लानी होती है। ये 2 फोकस वो टाइम है जिसमें आपने 2 घंटे पढ़ लिया तो आप एक कैफ के स्टूडेंट से बहुत आगे निकल गए, क्योंकि आप मेंटली भी मैच्योर हो चुके हैं। तो डन सर। यानी अगर कोई बंदा रेगुलर रहे और अपना टाइम डिसाइड कर ले तो फिर उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसकी कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई और काम नहीं होगा, उस टाइम पर वो रेगुलर पढ़ता रहे तो वो ये वाला फेज अच्छे से निकाल सकता है, बड़े अच्छे से निकाल सकता है बगैर परेशान हुए। वरना तो हर वक्त टॉर्चर में रहेगा। हर दिन बच्चा ही सोच रहा होता है मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ता भी नहीं है लेकिन ये सोच रहा होता है कि पढ़ाई नहीं हो रही। तो जहन पे बोझ ही नहीं डालना। आपको पता है दिन में 24 में से 2 घंटे हैं मी टाइम, ये पढ़ाई के हैं। इसमें मैंने कुछ और नहीं सोचना और इसके अलावा मैंने पढ़ाई नहीं सोचनी। बहुत ही फोकस में रहेगा। अच्छा, आपका शुरू से ही एम था कि मैंने तो टीचिंग ही करनी है। जब आपको इतनी क्लैरिटी हो ना अपने गोल्स की, तो फिर आप फर्म में वो सारा रगड़ा क्यों खाएंगे? आप फर्म में सिर्फ ये सोचेंगे कि यार मैंने यहाँ बस अपने जो मजबूरी है आर्टिकल्स करने की, बस वो करूँ और अपनी पढ़ाई, अपने नोट्स, अपना सब कुछ करूँ चाहे। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो आपने आर्टिकल्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बहुत लेट सेट्स भी किए हैं वो। और एक चीज़ है जिसका आपको पता है कि मैं इसको अल्टीमेटली यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने टीचिंग की तरफ ही जाना है, तो फिर आपने उस साइड पर इतना बेहतर कैसे परफॉर्म किया? देखिए, ये जो जब हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ मुझे आगे काम नहीं आनी, वो चीज़ काम नहीं आनी। आजकल बच्चे कहते हैं सर वो फर्म वाले मुझे कह रहे हैं जी बुक कीपिंग करवाएंगे 3 महीने, सर मेरे तो काम ही नहीं आनी, सर फर्म वालों ने मुझे टैक्स डिपार्टमेंट भेज दिया। हर स्किल, हर चीज़ जो लाइफ में आप सीख रहे हैं, जो फर्म में सीख रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं काम आ जाती है। जब डिसाइडेड था कि पहले से टीचिंग करनी है तो मुझे याद है कि मैंने अपने फर्गूसन के फॉर्म में लिखा था, वहाँ लिखा था क्यों सीए करना चाहते हैं। मैंने लिखा ताकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर बन सकूँ। तो मैंने मजाक उड़ाया इंटरव्यू के दौरान कि यार टीचिंग करनी है, फर्गूसन क्यों आए हो, जाओ XYZ फर्म में जाओ, टाइम भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी करते रहना, पेपर भी क्वालिफाई कर लेना और पढ़ाना शुरू कर देना। तो मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ मैं एक हाई स्टैंडर्ड की फर्म में उनके स्टैंडर्ड्स को देखूँ, उनके हिसाब से चलूँ। तो आप लोगों से जब सीख के मैं टीचिंग करूँगा तो मेरी टीचिंग में प्रोफेशनलिज्म झलकेगा। अब वो इत्तफाकन को बात ऐसी हो गई कि वो अब इसके जवाब में मुझे काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा यार बच्चे ने तो हमारी ही तारीफ़ कर दी। तो बहरहाल ये वाकई एक चैलेंज है कि जब सोचा हुआ टीचिंग है तो फिर फर्म क्यों, फर्म में हर दौर में हर चीज़ में सीखा। अगर वहाँ पे कोई असाइनमेंट बनाई, कोई वर्ड पे फाइल बनाई, वो आज मुझे नोट्स बनाने में काम आ रही है। अगर वहाँ डेडलाइंस को मीट किया तो आज सिलेबस की डेडलाइंस वो मीट करने में काम आ रहा है। अगर वहाँ एक टीम को लेके चले, जूनियर बन के चले तो मुझे समझ आ गया कि मैंने इदारे में लोगों की बात कैसे सुननी है। सीनियर बन के चले तो मुझे पता लग गया कि मैंने टीम को कैसे लेके चलना है। तो फर्म इज़ फुल ऑफ लर्निंग। मैं कहता हूँ फर्म
अगर एक बंदा खुश दिली से फर्म में जा रहा है तो वो 3.5 साल बाद वो असासा बन के आ रहा है। मतलब एक सीए का बच्चा और कोई भी यूनिवर्सिटी वाले बंदे में फर्म इज़ द डिफरेंस। जो फर्म आपको एलिवेट करके एक 25-20 हज़ार रुपये कमाने वाले बंदे से उठ के 80-90 हज़ार रुपये वाले बंदे तक ले जाती है। तो फर्म शुड बी द टाइम जिसमें सीखना बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। अच्छा, ये वाला टाइम आपने मेहनत की और फर्म लेवल जब आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हुए तो आपके कितने पेपर रहते थे और क्वालिफिकेशन की जर्नी क्या है? बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। लोग ना कई दफ़ा बच्चे क्लास में कहते हैं कि सर आपने कितने साल में सीए किया? तो मैं कहता हूँ बड़ा मज़ेदार सी कहानी है। 5 साल में 20 पेपर और 5 साल में 1 पेपर। तो हुआ ये कि आर्टिकल्स के बिल्कुल एंड पे जब थे तो आखिरी जो क्लाइंट था वो ज़रा मुश्किल आ गया। उस वक्त मैंने 5 पेपर देने थे, मॉड्यूल्स होते थे हमारे ज़माने में, मॉड्यूल एफ़ के 4 पेपर देने थे और 1 ई का देना था। तो मुझे छुट्टियां मिलनी थी 60, लेकिन फर्म का एनवायरनमेंट और वो क्लाइंट इस तरह से था कि वो उस टाइम पे मैं निकल नहीं सकता था, जिम्मेदारी थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे 15 छुट्टियां मिली। अब एक तरीका तो ये है कि मैं आज तक रोता रहूँ कि 15 छुट्टियां थी, मैं जल्दी क्वालिफाई कर जाता तो मैं आग लगा देता, पता नहीं क्या। 15 दिन में कितनी पढ़ाई हो सकती थी, फिर भी अपने तौर पर जान मारी, सारा कुछ है। जब रिजल्ट आया, हमारे ज़माने में लगातार पेपर होते थे, तो मैंने 4 दिन में 5 पेपर दिए थे। रिजल्ट आया, मॉड्यूल ई पास, मॉड्यूल ई का 1 पेपर था वो पास, मॉड्यूल एफ़ के 4 पेपर थे, 3 पास, 1 में बैड फेलियर। बैड फेलियर हमारे ज़माने में एक बड़ी भयानक चीज़ होती थी। वो एक पेपर डूबता था, अपने साथ के 2-3 को गले लगा के डूब जाता था, मॉड्यूल पूरा ही फेल, पूरा मॉड्यूल फेल। इतना दुख हुआ आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए। सोचें आपकी 23 साल एज हो, आर्टिकल्स अभी ख़त्म ना हुए हो और आप क्वालिफाई कर जाएँ। ख्वाब होता है, लेकिन मेरे ख्वाब थोड़े से डिफरेंट वो थे। मैं तो टीचिंग करनी थी। दुख लगा, ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से एफर्ट करनी होगी। उसी अटेम्प्ट से अगली अटेम्प्ट में आके अपने बैड फेलियर का रूल ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है शायद वो मेरे लिए था या मेरी आजमाइश के लिए था, या शायद लाइफ मुझे सिखाना चाह रही थी कि मुझे फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैंने 1-1, 2-2 करके वो 1-2 पेपर दिए, वो निकल गए। फिर रह गया एक बीएफडी, फाइनेंस का पेपर था, उसमें वही इंटरेस्ट और वो वाली चीज़ें थी। मुझे हमेशा से था ज़िंदगी में ये पेपर मैंने नहीं पढ़ाना। मैंने कहा ये पेपर है, मैं अपने टीचिंग कैरियर पे फोकस करूँ, आर्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं, मैं टीचिंग करता रहूँ, बस पेपर दे दिया करूँ। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा रहा था, मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उसका इससे ताल्लुक़ नहीं था। तो बीइंग अ टीचर मैं बड़ा खुश था ज़िंदगी के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, क्वालिफिकेशन एक एडिशनल एजाज़ है, लेकिन इस टाइम में मुझे क्वालिफिकेशन से ज़्यादा अपनी टीचिंग स्किल पे काम करना है। तो मैं फिर 3.5 साल यानी कि 7 अटैम्प्ट्स तक वो अकेला पेपर दिया है। बस अपने पैशन को फॉलो करते रहे। अटैम्प्ट आती थी, उस वक्त कॉलेज वाले मुझे 3-4 छुट्टियाँ दे देते थे, तो मैं सोचता था अरे मज़े लग गए, उसमें को फिल्में देख ली, को ड्रामे देख लिए, को फन टाइम कर लिया और थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो 7 अटैम्प्ट तक पेपर देता रहा, 40 से 50 के दरमियान नंबर आते थे। वन फाइन गुड डे अचानक से वो पेपर पास भी हो, वो खुद ही से ही पास, वो खुद ही से अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे भी मैंने को बहुत उस पर आउट ऑफ द वे एफर्ट नहीं किया। हाँ, एक डिफरेंस था, शादी हो गई थी। तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक म्यान में ना 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो अल्लाह ने भी सोचा कि भाई, अल्लाह ने भी कहा होगा कि भाई इस बंदे की शादी हो गई है, अब ऑलरेडी बेचारा मुश्किल में, ऊपर से शादी भी हो गई है, तो एक काम करते हैं, एक मुसीबत से टाल देते हैं। तो खैर, मुझे अमजद भट्टी साहब उस ज़माने में प्रिंसिपल होते थे राइस के, तो मैं वाइस प्रिंसिपल होता था वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार आब्दी, तेरा पेपर रह ना, तू शादी करा ले, जैसी शादी होनी है पेपर निकल जाना। मैंने कहा सर आप मुझे फंसा देंगे, अगर पेपर भी ना निकला तो मैं तो डबल फंस गया। तो वहाँ के कहते थे यार यकीन तो रखा, आब्दी शादी कर ले। तो लिटरली मेरा पेपर पास होने पे मेरे से ज़्यादा उनको खुशी हुई कि यार देखो, मैंने कहा था ना पेपर पास हो जाता है। तो होता है, असल में हर बंदे के अपने अपने मिजाज, एक्सपीरियंस होते हैं, बरकत भी होती है। तो वो बरकत मुझे इस सूरत में मिली कि वो एक पेपर जो बिला वजह मेरी ज़ात के साथ अटैच हुआ था वो निकल गया। लेकिन इसका मुझे दुख नहीं है कि मुझे क्वालिफाई करने में टाइम लग गया या कुछ और इस तरह से करके। आई वॉज गुड गोइंग विद माई प्रोफेशन। तो ठीक है, मतलब टारगेट क्लियर है, तो फिर पेपर बस रास्ते का एक इवेंट है जो गुजर गया। आपकी शादी, इसका मतलब है क्वालिफिकेशन से पहले भी शादी क्वालिफिकेशन से पहले। इस अब सवाल ये है कि बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हम शादी कर लें, क्वालिफाइड नहीं है, आर्टिकल्स कंप्लीट हैं, एक अच्छा मुनासिब कमा रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि पहले क्वालिफाई कर लें, शादी करेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। क्वालिफिकेशन शादी को आपस में लिंक करेंगे तो फंस जाएंगे भाईजान। हम लोग क्वालिफाई टाइम से नहीं होते। मतलब मैं इतने टाइम के बाद भी क्वालिफाई करने के बाद कम से कम 8-9 साल ऐसे हैं जिसमें मैं जिन लोगों को पढ़ाता था वो मेरे से बड़ी एज के होते थे। तो लोग तसल्ली से ही क्वालिफाई करते हैं। आप इस चक्कर में रहे तो फिर आप अपना गोल्डन टाइम एज का गुजार रहे होंगे, मुसीबतों में एंटर हो रहे होंगे। मैं ही मानता हूँ कि शादी 2 में से किसी एक टाइम पे करनी चाहिए, या कैरियर के बिल्कुल स्टार्ट में, या फिर कैरियर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया हो, या आप आर्टिकल से निकले हैं, या आप बिल्कुल अभी लाइफ को स्टार्ट करने लगे हैं, उसी वक्त कर लें। बेगम आपको आपकी गुर्बत में देखेगी, आपका साथ देगी, उसे पता है कि ये कोशिश कर रहा है। स्ट्रगल में आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको होगा मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने इसके लिए भी कुछ करना है, मैंने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो आपकी स्ट्रगल में बेगम आपके साथ साथ होगी, तो परेशानी नहीं। आप कैरियर के बीच में होते हैं, उधर से फैमिली ऐड हो जाए अगर, तो
बड़ा मुश्किल है। आप फैमिली को टाइम देना चाहेंगे तो कैरियर ख़राब हो जाएगा। कैरियर के बीच में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ करना होता है अपने आप को, तो फिर ऐसे में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। तो या तो बहुत ही अर्ली टाइम पे कर लें और मिसेज आपके साथ साथ ट्रैवल करो, उसके सामने आप अमीर हो रहे हो तो बात ही डिफरेंट है। या फिर ये है कि ठीक है आप कहें मैं उस वक्त शादी करूंगा जब मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होगा कि मैं जहाँ शादी करना चाहूँ, जहाँ मर्जी हनीमून पे जाना चाहूँ, मैं जितने मर्जी पैसे खर्च करना चाहूँ मैं करूँ, मैं टोटल अपने पैसों से करूँ। तो या बहुत स्टेबल होकर करें या अर्ली स्टेज पे कर लें। शादी को हमने मुसीबत बनाया हुआ है। घर वाले अगर एक सादा तरीके से एक लड़की को शादी करके अगर घर में ले आते हैं और घर में वो एक नॉर्मल फर्द बन के जीना शुरू हो जाए, तो यूँ ही समझें कि जैसे घर में एक बस नया यूनिट आया है, एक बंदा आया है और वो भी सबके साथ घुल मिल के रह रहा है, बल्कि वो फ़ायदा भी कर रहा है, तो मतलब उसके आने से कोई ऐसा दुख नहीं होता। हमने शादी बहुत मुश्किल बना दी है। 15 लाख रुपया खर्चा होगा, इतना सोना करना पड़ेगा, इतना ये होगा, लोगों की शादी सोच की हालत ख़राब हो जाती है। खामोशी से, तसल्ली से, अगर अच्छी सादगी से शादी कर ली जाए तो माशरे के मैक्सिमम मसले ख़त्म हो जाएंगे। खातून आपको कम्प्लीमेंट करती है, या अगर मैं खातून के लिए बात करूँ तो मर्द उसे कम्प्लीमेंट करता है। अल्लाह ने बड़ा प्यारा रिश्ता बनाया है और उसको सने बलोगत के बाद कह दिया है कि आप इसको कभी भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम देखें ज़्यादातर शादियाँ अर्ली एज में हुई हैं। इस्लामिक एरा की भी बात करें, फॉर सम रीज़न अगर कभी कोई डिले हुई है तो एक उसके पीछे डिफरेंट हिकमत होती है। अच्छी एज में शादी कर लें, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे की बरकत ऐड होगी। रिस्क नॉर्मली कहा जाता है कि औरत के नसीब से। तो दिस इज़ गुड कि आप अपनी स्ट्रगल स्टार्ट होने से पहले ही आपके साथ आपकी बीवी हो और आप मिल के ज़माने की मुश्किल को देख रहे हो। जल्दी इसकी नसीब में रिस्क है या नहीं। हाँ पता लग जाए इसके। वो कहे जी पैसे नहीं कमा रहे हैं भाई, तुमसे शादी की है, तुम दुआ किया करो ना पैसे आए। अच्छा सर, क्वालिफाई भी कर लिया और जब आपने क्वालिफाई किया, फिर आप क्वालिफिकेशन से पहले भी एक इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रिंसिपल थे और स्टार टीचर थे उस वक्त भी। यानी उस वक्त आप ऑडिट के जितने स्टूडेंट्स पढ़ा रहे थे वो लाहौर में सबसे ज़्यादा थे, बल्कि पाकिस्तान में सब। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उस वक्त तकरीबन कोई 2,200 बच्चे ऑडिट में अपीयर होते थे और मैं एवरेज तकरीबन 600-700 स्टूडेंट्स ऑडिट के पढ़ा रहा होता था। तो मतलब आप शादी से पहले प्रोफेशनली तो आप उस वक्त भी अपनी पीक पे ही थे। तो अब आपने जब शादी हुई तो फिर आपने एक इंस्टीट्यूशन चेंज का भी तजर्बा किया, वो क्या? इंस्टीट्यूशन चेंज अगेन, बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे होते हैं, कभी इस कॉलेज कभी इस कॉलेज, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी। मैं हमेशा से बड़ा ठंडा आदमी था। मैं जहाँ हूँ लॉयल्टी से मैं वो काम करता रहूँ। आर्टिकल्स के फ़ौरन बाद अपने कॉलेज का एक छोटा सा सेटअप किया था। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उनके पास पैसे थे और कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो जब रोज़ी रोटी कमाने के लिए हुआ कि भाई अब कहाँ जाएं किस तरह से, तो फिर मैंने राइज़ में अप्लाई किया एक बिल्कुल बिगनर टीचर के तौर पे। मैं अपने कॉलेज का प्रिंसिपल था जो अपना सेटअप किया था, लेकिन मैंने वो एक शौक़ था, वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं था। तो मैं इधर आया और मैंने एक बेसिक टीचर के तौर पे स्टार्ट किया और विद इन 3 ईयर्स में अल्लाह का शुक्र है एक अच्छे टीचर्स की लिस्ट में आ गया और पूरे पाकिस्तान में एक अच्छी फेम बन गई। तो मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल था। फिर उसका एक नया कैंपस शुरू हुआ, बड़े जोशो खरोश से हमने शुरू किया, सारा कुछ है। तो इसका शादी से ताल्लुक़ नहीं है, इसका क्वालिफिकेशन से ताल्लुक़ नहीं है। ओनरशिप में आपस में कुछ फड्डे पड़ गए। एक साहब पहले मौजूद थे, ओनर थे, उन्होंने जैसे मैंने कहा कि हम जो भट्टी साहब होते थे, कुछ लोगों ने उनसे सेटअप टेकअप किया था। फिर कुछ और नए लोग आ गए, उन्होंने उनसे सेटअप लेना था। तो एक बड़ी अजीब व गरीब सी इनडिसेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऐसे में क्या हुआ, टीचर्स के बंटवारे होने शुरू हो गए कि अच्छा भाई ये टीचर उसके साथ है, ये टीचर उसके साथ है, ये वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। अब ऐसे में जो टीचर्स राइज में आ रहे थे वो मेरे वो पुराने कुलीग थे, फर्गुसन में भी मेरे से 2 साल सीनियर थे। तो मतलब मैं चाहता था कि हम लोग मिल के काम करें। सर आसिफ, सर अदनान, ये बड़े सीनियर टीचर, ये मेरे से 2 साल सीनियर होते थे फर्म में। तो ये लोग आए तो वी वर हैप्पी कि हम मिल के एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाएंगे। लेकिन ओनर्स में आपस में फड्डे शुरू हो गए बड़े अजीब से कि कैंपस डिवाइड हो गए कि वो वाले कैंपस में आबदी साहब और जवाद साहब जाएंगे, वो वाले कैंपस में ये टीचर जाएंगे। हमें आपस में लड़वाने की कोशिशें शुरू कर दी। बड़ा इनडिसेंट थी। मैं अब अपने कुलीग्स के साथ बैठता था तो समझ नहीं आता था ये सारा कुछ क्या हो रहा है। ऑडिट के अंदर हम कहते हैं कि अगर एक ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए जिसमें आप इनडिसेंट तरफ जा रहे हो तो दिस इज़ बेटर कि फड्डा ना करें, आप विड्रॉ कर लें। तो उस वक्त मतलब बहुत इनडिसेंट सिचुएशन क्रिएट होने से मुझे डर लग रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा एक बड़ा अच्छा रिलेशन है अपने कुलीग्स के साथ और ये कॉलेजेस की या ओनर्स की आपस की फ़ाइट की वजह से ये चीज़ ख़राब हो। तो खामोशी से मैं सिस्टम में से माइनस हो गया कि ठीक है सही है, और मैंने बिल्कुल एक बिगनर टीचर के तौर पर दोबारा एक और जगह अप्लाई कर दिया, यानी एक और जगह चला गया। मुझे याद है कि मैं जिस सेशन में छोड़ा 767 या कुछ 800 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था, जबकि मैं अनक्वालिफाइड था। और जब मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में गया हूँ तो पहले दिन 4 बच्चे सामने बैठे हुए थे जिस वक्त मैं क्वालिफाइड था। तो क्वालिफिकेशन का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं खामोशी से मूव हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट भी नहीं की, क्लासें शुरू से एक दिन पहले कह दिया जी मैंने ये वाला कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा दौर नहीं था उस तरह से, वहाँ पे शुरू कर दिया। वहाँ शुरू किया तो उधर भी थोड़ा जज्बाती आदमी तो था ही, तो उनको भी लगा यार ये मतलब कुछ करना चाहता है।
तो उधर मैं बात करूँ स्कैंस की, मैं बन गया फाइनल का प्रिंसिपल। एक कैंपस के अंदर मैं एक मेन टीचर के तौर पे था और एक कैंपस में प्रिंसिपल के तौर पे हेड कर रहा था। वहाँ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, यानी कि टोटल अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो टोटल एक शिफ्ट था जिसमें मैं राइस से स्कैंस गया था। वहाँ रहते रहते मेरे अपने कुछ वेंचर्स थे ऑनलाइन और इस तरह से करके, तो एक टाइम पे जब अपना कॉलेज का सेटअप हो रहा था तो साहिद साहब जो स्कैंस के हेड है उन्होंने बड़े फराग दिली से मुझे कहा कि देखो यार तुम अपना कॉलेज का करो, तुम इंडिपेंडेंटली एक सेटअप रन कर सकते हो, तो तुम अपने आप को हमारे सिस्टम में एज ए टीचर मत लेके चलो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना सेटअप शुरू करो, दैट सूट्स यू। तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट के साथ मुझे, तो मैंने एक शिफ्ट किया, दैट वाज राइस से स्कैंस, और उसके बाद मैंने शिफ्ट नहीं किया, मैंने अपना ही काम स्टार्ट किया बेसिकली। जबरदस्त। अच्छा, स्कैन्स में 4 बच्चों से आपने शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो साल 2 के अंदर आप तकरीबन मोरलेस वही स्ट्रेंथ अटेन कर चुके थे अल्लाह का जो आप शुक्र है, इसमें 4 से स्टार्ट किया। तो वो भी बात है कि लाइफ ना अप्स एंड डाउन्स की कहानी है, अल्लाह इंसान को ना ओवर नहीं होने देता। अब मैं शायद वहाँ दूसरे कॉलेज में जाके अगर मेरे सामने उतने ही बच्चे नज़र आते तो मैं सोचता मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ। पिछले सेशन में मैं पाकिस्तान में हाईएस्ट बच्चे पढ़ा रहा हूँ और अगले सेशन में 4 बच्चे, तो गेम चेंज हो जाती है। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया रीबिल्ड करने का, मैंने अपने आप पे दोबारा एफर्ट की, मैंने दोबारा नए तरीके से वो किया, एनर्जी अप रखी। अल्लाह का शुक्र है 2 साल के अंदर मैं पिछले वाली सिचुएशन से डबल सिचुएशन में पहुँच गया था। और बिटवीन कुछ ईयर्स तो ऐसे हैं कि तकरीबन एक ऐसा साल था जिसमें 3000 तो सिर्फ मैं बीलॉ के स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाइज अल्लाह ने काफ़ी नवाजा, लोग बहुत ट्रस्ट करते थे, मोहब्बत करते थे, तो जर्नी बड़ी मज़ेदार रही है थ्रू आउट। अच्छा, आपकी लाइफ में एक और किरदार मैं समझता हूँ, बहुत से टीचर्स को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये वाला किरदार बहुत कम लोग निभा पाए इस तरह, जो और टीचर्स को डेवलप करने का एक किरदार होता है कि आप किसी टीचर में कोई टैलेंट देखते हैं, करंट देखते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं इसको डेवलप करूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्कैन्स में आपके पास आया और आपने किस तरह से मुझे टीचर ऑन ट्रेनिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद क्लास में इंट्रोड्यूस किया, एज ए टीचर मुझे पिच किया और डेवलप करने में मैं मतलब बहुत एक की रोल नहीं है बल्कि सिर्फ आपका ही रोल है। नहीं, जज़ाकल्लाह। असल में ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब छोटा था तो ऑब्जेक्टिव था मुझे पढ़ाना है। जब मैं हॉस्टल से गुजरा, जब मैं सीए से गुजरा, जब मैं आर्टिकल से गुजरा, तो मैंने देखा कि सीए के स्टूडेंट बहुत मुश्किल में हैं। हमारे टाइम पे किताबें नहीं होती थी, कॉलेजेस सही से पढ़ाते नहीं थे, फीस बहुत ज़्यादा लेते थे, सर्विस अच्छी नहीं मिलती थी। तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मैंने इस सारे माहौल को चेंज करना है। एक विजन बिल्ड किया कि आज से 15-20 साल बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ हो जिसमें बच्चों को सर्विस भी मिल रही हो, किताबें मिल रही हो, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा हो, मुनासिब पैसे हों। तो फिर मैं इस जंग में लग गया कि मुझे बहैसियत टीचर फाइनेंशियली डेवलप नहीं होना, मैंने एक पूरी टीम पे काम करना है, एक पूरे निज़ाम पे काम करना है। तो जहाँ जहाँ था, जैसे जैसे था, स्कैंस में रहते हुए भी अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से टीचर्स पकड़े। हम लोगों ने ऑनलाइन जब स्टार्ट किया तो 22 टीचर्स थे हमारे पास, तीनों शहरों से, बल्कि 2 टीचर्स हमारे दूसरे मुल्क से भी पढ़ाते थे। एक पूरे सिस्टम पे काम किया और कोशिश ये किया कि कंपटीशन जनरेट हो। और ऐसे में वही वाली बात है कि अगर मैं ऑडिट पढ़ा रहा हूँ और आप एन ऑडिट के अंदर आए हैं तो मैं इस पे सोचूं कि यार ये आ गया तो मेरी रोजी रोटी खा जाएगा। तो ये बड़ी छोटी और घटिया सोच है। अल्लाह का शुक्र है अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। बट अगर ये टीचर भी डेवलप हो जाएगा तो कॉलेज के पास 2 टीचर आ जाएंगे, सिस्टम में एक नया टीचर ऐड हो जाएगा, तो वो जो सैकड़ों बच्चे अभी टीचर्स के पास एडमिशन नहीं ले पा रहे उनके पास एक और एवेन्यू आ जाएगा। तो डिफरेंट टीचर से मिला, अपने कंपेटिटर से मिला। कई दफ़ा मुझे याद है कि मैं ऑडिट की क्लास में मैं नोट्स बच्चों को दे रहा होता था, तो आसिफ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैं क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहा हूँ। उन दिनों उन्होंने भी ऑडिट स्टार्ट किया था। अब वो बहुत ज़्यादा वो मतलब एक थोड़ा सा समझें, वो जिस जगह पे थे थोड़ा बैक पे रह के पढ़ा रहे थे। अब मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को डील कर रहा था। तो जब उन्होंने कहा मैं क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। मैंने कहा सर मैं अपने बच्चों को आपका क्वेश्चन बैंक लगवाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो पुराने टीचर्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से बड़े मोहब्बत से रहते थे, क्योंकि हम सबका टारगेट होता था हमने कम्युनिटी को डेवलप करना है। तो ये बड़ा मुश्किल बात है कि आप अपनी कंपेटिटर के नोट्स उठा के लगवा दें कि यार वो इसके ये क्वेश्चन बैंक देख लो, इससे फ़ायदा होगा। बट टू मी ये कंपटीशन नहीं था। मुझे सारी ज़िंदगी ऑडिट नहीं पढ़ाना, मुझे सारी ज़िंदगी में शायद पढ़ा भी नहीं सकता। बट अगर एक ऐसा निज़ाम बन जाए जिसमें मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल तरीके से काम कर रहे हों, तो एक अच्छा परफेक्ट कंपटीशन जनरेट हो जाए और स्टूडेंट्स को कम पैसों में बड़ी अच्छी क्वालिटी के टीचर्स मिल जाएँ और बड़े अच्छे तरीके से काम करें, तो थ्रू आउट अल्लाह का शुक्र है मैं पॉजिटिव रहा हूँ। मैं लाहौर रहते हुए इस्लामाबाद जाके पढ़ाया है, मैंने कराची जाके पढ़ाया है। कराची के टीचर से मुलाकातें की, वहाँ के सबको किताबों पे मोटिवेट किया, कुछ की किताबें पहली दफ़ा छापी, कुछ यंग टीचर्स जो आ रहे थे उनको ट्रेन किया, उनको साथ लेके आए, उनको अपॉर्चुनिटी दी डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल में अगर 10 नए नाम आए हैं तो 7 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे निज़ाम से गुजर के आए हैं। मेरा कोई रोल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है वो सिस्टम इस तरह का बन गया जिसमें मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट लोग हैं, जहाँ ज़ेब साहब हैं, बाकी और टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है
जिसमें डिफरेंट टीचर्स आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो काम करते हैं, वो शोकेस होते हैं, और जब स्टूडेंट को हमारा विजन के मुताबिक सर्विस देते हैं तो स्टूडेंट फिर उनके फ़ैन बन जाते हैं। तो फ़ारूक साहब, उसामा साहब, ये उन एग्जाम्पल्स में से हैं जो यंग टीचर्स हैं लेकिन लोगों के अंदर काफ़ी पॉपुलर हैं। आप मिडिल एज की टीचर्स में आते हैं कि हाँ ठीक है, जो मतलब हम जितने बहुत पुराने नहीं और बहुत नए भी नहीं, दरमियान में एक बड़ी एनर्जी के साथ आप है, और माशाल्लाह आपकी तो आवाज़ की गूंज जो है ना, वहाँ पे कमरे में मौजूद हो तो दूसरे गली तक तो आवाज़ आ रही होती है। तो वो अगर हम एक निज़ाम दें और उसके बाद एक बंदा उसका फ़ायदा ना उठाए तो वो एक और है, लेकिन एक बंदे को निज़ाम नज़र आए और उसका रास्ता तेज़ हो जाए। मुझे स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ी है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे और सबसे ज़्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। तो आज अगर कुछ नए लोग हैं, उनकी आंखों में चमक है, तो अगर मैं किसी तरह से उनको थोड़े से रिसोर्सेज दे दूँ, उनको थोड़े से एवेन्यूज़ दे दूँ, तो जिसने आगे निकलना होगा वो ज़रूर निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आगे निकलेगा। तो मैं ही नहीं कहता कि मुझे कोई क्रेडिट चाहिए, वो आगे निकलेगा, वो 500 बच्चों को पढ़ा देगा। जिन 500 को पढ़ाएगा उनको सर्विस मिल जाएगी, मेरा गांव सर्व हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि सीए मेरा गांव है, तो मुझे इस गांव की सर्विस करनी है। तो 15-17 साल पिछले, अल्लाह का शुक्र है, आज से 17 साल पहले हमारी एजुकेशन जिस तरह से होती थी, आज जहाँ खड़ी हुई है, आईकेप में चेंजेस आई, उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की, कुछ वो किताबों में, चीज़ों में। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं ना कहीं मैं पिछले दिनों बल्कि आपको ही कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ सर मैं रिटायर हो जाऊँ, जो विजन था वो पूरा हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चों को अच्छी सर्विस मिल रही है, मुनासिब पैसों में मिल रही है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि विजन पूरा हो गया। बहैसियत टीचर एक छोटा किरदार है, बहैसियत विजन मुझे लगता है कि कोशिश थी कि एक गरीब बच्चा आए तो वो उस प्रोसेस में गुजर के अच्छे तरीके से आगे चला जाए। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश की है। मुझे लगता है कि बहुत से टीचर्स शायद अपने तौर पे अपने इलाके में कुछ कर रहे हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान लेवल पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है अब मुख्तलिफ शहरों में जाके, मुझे कोई और टीचर इस तरह का नज़र नहीं आता है जो आईकेएफ लेवल पर और पाकिस्तान लेवल पर, मैथ्स लेवल पर इस तरह सोच रहा हो, बुक बिल्डिंग के हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस की डेवलपमेंट के हवाले से, और मेक श्योर करना कि लोगों को हाई क्वालिटी चीज़ एक इस तरह, मतलब एक तो होता है ना कि कम कीमत में मिले, और एक होता है उस कीमत में मिले जिस कीमत पे वो कंफर्टेबली खरीद ले। ये विजन बिजनेसमैन का नहीं होता, ये विजन कम्युनिटी बिल्डर का होता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस ना अच्छी एज में, मैंने आपको कहा ना, अल्लाह ने करम ऐसा किया कि अच्छी एज में बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई। मैं अकेला अगर कोशिश करता रहूं और मैं एक कम्युनिटी को ना सोचूं तो मैं शायद बहुत सारा टाइम बचा के बहुत ज़्यादा तरीके से कमाऊंगा, मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, कितना कितना बन जाऊंगा, ज़्यादा एक इंसान को फ़ायदा होगा। बट अगर एक सिस्टम बन जाएगा और एक फ़्लो में लोग आएंगे, और हर सेशन, अल्लाह का शुक्र है अभी एसबीआई में 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स कैफ के अंदर हर सेशन में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि ये 4-5 हज़ार बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, ये आज से 10 साल बाद 4-5 हज़ार फैमिलीज़ होंगी जो चल रही होंगी। तो मैं एक अकेला इंसान कामयाब होता तो मैं फाइनेंशियली शायद कुछ अरसे तक मुतमईन रहता और उसके बाद फीका पड़ जाता सब कुछ। लेकिन जब हज़ारों लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल रही होती है, फ़ायदा हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका मज़ा ही डिफरेंट है। मतलब वो, मैं बहुत रिलीजियस आदमी उस तरह से नहीं हूँ कि मैं मजहबी तकरीरें करूँ या इस तरह से करके, बट आई थिंक कि सोसाइटी को अगर आप कुछ देते हैं तो अल्लाह आपको बहुत नवाज देता है। तो मुझे आज अल्लाह ने जितनी भी बरकत दी, मैं आईके में रिवीजन क्लास में जाता था, सारी स्लाइड शेयर कर देता, सारा कुछ। तो मेरे कुलीग टीचर कहते थे आप पागल हो गए हो, तुमसे तो पढ़ने कोई नहीं आएगा, तुम वहाँ जाके सब कुछ ही बांट आए। मैं कहता था ठीक है, जब बच्चा आया पढ़ने में उसे सारा कुछ क्यों ना दूं, अल्लाह अगली दफ़ा उससे दुगने बच्चे मेरे पास भेज देता था। तो मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ने निज़ाम ऐसे बनाया है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा होता है। अच्छा, इसमें एक अगला क्वेश्चन ये है कि आप स्कैन से अपने इंस्टीट्यूशन में स्विच हुए, आपने ये सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपके जहन में अपने इंस्टीट्यूशन का कैसे आया, हालांकि उससे पहले भी आप ऑनलाइन के बहुत से वेंचर रन कर रहे थे, फिजिकल इंस्टीट्यूशन क्यों? फिजिकल इंस्टीट्यूशन क्यों, ऑनलाइन में जैसे आपने कहा कि रन कर रहे थे, अब एक रन करना और है और एक अल्लाह का शुक्र एक निज़ाम बना के उसको लेके चलना और है। 2016-17 में जब लोग सोचते भी नहीं थे ऑनलाइन के बारे में, उस टाइम पे मुझे लम्स का एक ग्रुप मिला और उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, नियर पीयर के नाम से। सीए में आपके बारे में सुना है कि आप जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, तो आप आएँ ज़रा साथ दें। उनके निज़ाम को समझा, देखा, तो मुझे समझ आई कि अरे वाह, अभी तक तो मैं उतने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ जो मैं क्लास के अंदर है, अगर ये निज़ाम चल जाए तो मैं तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा सकूँगा, और मैं क्यों, मेरे साथ 20, 22, 25, 30 लोग और पढ़ा लेंगे। एक निज़ाम बनाया और बड़े अजीब से कम्बिनेशन, मतलब CFE के हेड थे अदनान रशीद साहब, उनसे बात की, मैं कहा सर ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट निज़ाम है, इसके कोई किसी कॉलेज से ताल्लुक़ नहीं है, आप अगर यहाँ पे आ सकें,
ही वॉज नाइस इनफ कि उन्होंने फ़ौरन से कहा हाँ ठीक है सही है। वो हेड है एक इंस्टीट्यूट के और मैं एक ऑनलाइन विंग लेके आ रहा हूँ जो कंपेटिटर है। एंड वो आए, उन्होंने वहाँ पे बीएफडी पढ़ाया। इसी तरह से इस्लामाबाद के कॉलेज से लोग थे, लाहौर के कॉलेज से लोग थे, कराची के कॉलेज से लोग थे। लोगों ने उस आइडिया को समझा, पिक किया, तो ऑनलाइन बड़े डिफरेंट तरीके से चला। ये तो कोविड के बाद ऑनलाइन का एक बड़ा अजीबोगरीब सा वर्जन सामने आ गया। वो चीज़ें चल रही थी। तो 2 साल पहले हमने तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन में पढ़ाए और उसमें 2-2.5 साल पहले। और मुझे याद है कि हमारे टीम मेंबर्स को मैंने टारगेट दिया था कि भाई अगर हम 6000 बच्चों को टच कर लेंगे तो 5-6 बंदे हम लोग, मैं आपको दुबई लेके जाऊँगा। वो वाकई हो गया। तो उसमें जो हेड थे, टीम हेड, उनको होंडा सिटी गाड़ी मिली, बाकी सारे लोग जो है वो दुबई का उनका ट्रिप लगा। तो ऑनलाइन वॉज गोइंग सो फैब। मतलब अगर आज भी बच्चे कहते हैं ना सर आतिफ ने इतने लाख का टैक्स दिया फलाना, तो वो जो ऑनलाइन सिस्टम ग्रो कर गया था। तो बीइंग अ टीचर अगर थोड़े से मार्जिन के साथ भी देखें तो मेरे पास बड़े अच्छे पैसे आ रहे थे। जैसे मैंने गाड़ी खरीद ली, जैसे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई, और मतलब जो है ना मैं थोड़े से मेरे पास रिजर्व बिल्ड हो गए। मुझे फिजिकल इंस्टीट्यूट से हमेशा डर लगता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब जब हाथ में थोड़े से रिजर्व्स थे तो कहीं ना कहीं सोचना शुरू हो गया कि फ़िज़िकल की तरफ जाएं या ना जाएं। तो मुझे हमेशा डर लगता था। फिज़िकल में ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें निज़ाम बनाते हैं और उसके बाद भी बच्चों को आप सही अच्छी सर्विस दे पाएँ ना दे पाएँ, चैलेंजेस बहुत हैं। जबकि ऑनलाइन की दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। बच्चों को समझ आना शुरू हुआ। बच्चे ये कहते थे नहीं जी फिजिकल कॉलेज होगा तो हम शायद वहाँ जाके पढ़ेंगे। हालांकि मुझे पता था कि वहाँ जाएंगे और जाके ऑनलाइन खरीद के आ जाएंगे। अभी यही होता है, 4-5 दिन क्लास ली, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट फॉर ज्वाइनिंग उनको एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन चाहिए था। तो ओवरऑल प्लान में बहुत ज़्यादा नहीं था और मैं तकरीबन बागी था इससे। मीनवाइल मुझे आमिर शहबाज साहब मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग इस आपका सेटअप लेके चल रहे थे, अब हम इसको थोड़ा सा वर्चुअल लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग चूँकि अपने फर्म्स में मसरूफ़ हैं, हम ट्रेनिंग्स वगैरह में, तो हम इसको सीए फाइनल लेवल पे लेके चल रहे हैं और कैफ लेवल पे थोड़ा थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे, लेकिन हम एक फिजिकल बिल्डिंग के थ्रू नहीं चलेंगे। तो दिस इज़ आवर सेटअप। अगर आपका बीच में कोई मूड हो तो वही वाली बात है कि मैं जा रहा था चलते चलते, अचानक से टक्कर लगी कॉलेज से। सेटअप देखा, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े दिल से बनाया हुआ था उन्होंने। तो मैंने कहा सर आपने जिस तरह से इसको किया इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। फिर जहन ये बनाया कि मैं 1 साल का तजर्बा करूँ, 1 साल देखूँ कि मैं इसको किस तरह से लेके चलता हूँ। चूँकि हम स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द वे फैसिलिटेट करते हैं। ऑनलाइन में कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, फिजिकल में कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सोचा ये कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा जब स्टार्ट किया तो बस ये था कि यार एक कोशिश है, शायद इसमें हम ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें जो फिज़िकल की ख्वाहिश रखते हैं। जब स्टार्ट किया तो इतने प्यारे प्यारे दोस्त, इतने अच्छे अच्छे दोस्त, एक एक करके ना उन्होंने कहा सर जी ये अब आपका सेटअप है। तो मुझे याद है कि पहले दिन आपने आके कहा कि सर जी ये आपका नहीं है, हमारा सेटअप है। मैं पहले दिन यहाँ पे मौजूद हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ, आपके साथ चलना है और आपकी बड़ी मोहब्बत है। आप एक जगह पे बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे थे और फाइनेंशियली अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा सर जी इधर हमने ना खिदमत करनी है, आप अच्छी जगह बैठे हुए हैं, आप पैसे अच्छे ले रहे हैं, इधर आएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे, लेकिन आपने जिस पैशन के साथ आप आए मेरी एनर्जी बढ़ गई, मुझे मज़ा आया। फिर मुझे अकाउंटिंग में जवाद साहब ने 6-8 महीने बाद कहा कि यार ठीक है, मैं अभी बिल्कुल जिधर पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग में लोग आ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हम सिनर्जी में आएँ इस तरह से करके। तो एक एक करके जब लोग आते गए तो हौसला बढ़ता गया। तो जो थोड़ी सी देर का तजर्बा था वो फैल गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि 2 कैंपसेज हैं, सेटअप चल रहा है। हम अभी तक ब्रेक इवन को अचीव नहीं कर सके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शुरू के रिजर्व्स थे उस वक्त जो चीज़ें बिल्ड हुई थी उसकी वजह से हौसला है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला 6 महीने साल के अंदर हम अपना कम से कम ब्रेक इवन कर लेंगे। ख्वाहिश ये है कि बस इदारा अपना खर्चा निकालना शुरू कर दे। तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ना पहले कभी ख्वाहिश थी ना भी है, थोड़े से मार्जिन भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह एक इंसान के लिए बहुत होते हैं। सर असल में सब लोग तो आपके विजन के पीछे आपके दीवाने हैं ना। एक डेडिकेशन है जो ओवर द पीरियड आपने 20 साल 18-20 साल से आप लोग इस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। लोग तो इसलिए उसको फॉलो करते हैं और अब वो विजन जो है वो आज आपके इंस्टीट्यूशन में भी नज़र आता है, जिस डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट्स आते हैं और हम टीचर्स उनको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन करना था कि जनाब आपको एसबीआई आप उसके बनाया, उसको क्या चैलेंजेस आए, वो काफ़ी ज़्यादा आपने पहले ही वो बात हो गई। बट मैं स्टिल ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि एक तो ये कि आपका विजन के इतनी बड़ी क्लास बना दी जाए और फिर उसके बाद उस क्लास का भर जाना बच्चों से और ओवरफ्लो हो जाना कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी क्लास आपने अपने इंस्टीट्यूशन में बनाई है और वो ओवरफ्लो भी हो चुकी है, ये उससे बड़ी बात है। इसको क्या कहते हैं कि आपका विजन है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर? सर ये बरकत है, वही वाली बात है कि आप जैसे लोगों का ज्वाइन करना, उसमें अपनी एनर्जीज डालना। ज़ाहिर है मैं ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा सोच सकता हूँ लेकिन हर निज़ाम तो नहीं चला सकता, हर क्लास में नहीं जा सकता।
जब आप सारे लोग इकट्ठे हुए, एक बड़ी अच्छी एनर्जी डेवलप हुई, तो उसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। द बेस्ट वे इज़ कि अगर हम किसी तरह से नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर बढ़ा लें, तो उससे हम लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि हम उस खर्चे को थोड़ा सा डिवाइड कर सकेंगे। बहुत पिछले 1-2 सेशंस ऐसा हो रहा था कि बच्चे आते थे, एडमिशन नहीं मिल पाता था कि सर जगह नहीं थी, इस तरह से मसला हो गया, उस तरह से। तो मैंने फिर इसमें ये सोचा कि हम किसी तरीके से कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करें कि हम एक बड़े रूम की तरफ आएँ। तो अल्लाह का शुक्र है, दोनों कैंपसेस में एक हॉल इस तरह से बना जहाँ पे तकरीबन 200 से 300 के दरमियान बच्चे आ सकते हैं। और उसके बाद फिर बच्चों की प्रेफरेंस भी थोड़ी सी ऑनलाइन की तरफ है। तो हम एक मैसिव मार्केट को, मैसिव स्टूडेंट्स को, यानी हम एक सब्जेक्ट में 1000+ स्टूडेंट्स आराम से इसलिए एनरोल कर लेते हैं कि उनमें से तकरीबन 250-300 फिजिकल आ जाते हैं, कुछ साथ वाले कम में बैठ के पढ़ लेते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कुछ नेचुरली एब्सेंट भी हो रहे होते हैं। तो वो जैसा आप कह रहे हैं कि उसके पीछे विजन है। विजन अकेले से कुछ नहीं होता, टीम बड़ी ज़रूरी है। विजन तो कैदी नंबर 804 का भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन टीम मेंबर्स उसको बहुत सारी जगह लेट डाउन किया, उसको अच्छी टीम नहीं उस तरह से मिली। तो एक अच्छा विजन काफ़ी नहीं होता, एक टीम, विजन और उसके बाद सबकी एक अच्छी परफॉर्मेंस। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से लेके टीचर तक, ऑफिस बॉय से लेके प्रिंसिपल तक, सब ने आउट क्लास काम किया। आई एम सो हैप्पी। फाइनेंशियली ना हो ये, चाहे लॉस में रहे, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम एक ऐसा निज़ाम बना पाए जो कि लाहौर में एक अच्छे लेवल पे सर्व कर रहा है और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर रहा है। चैलेंजेस बहरहाल फाइनेंशियल हैं और वो बच्चों को नज़र नहीं आते। बच्चे क्या करते हैं, क्लास के बच्चे पकड़ते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से और कहते हैं लो जी इतना प्रॉफिट हो गया। तो आखिरी 6 माह के अंदर भी जो है वो, अगर हम चीज़ों को देखें तो जाहिर है चीज़ें, खर्चे अच्छे खासे वो होते हैं, लेकिन अगर हम लाइन बाय लाइन सारे खर्चों को देखें तो बड़ा ही अजीब सी कमर्शियल सी बात हो जाएगी कि मैं कहूँ 8-10 करोड़ रुपया लग जाता है कम से कम खर्चों पे, इस तरह से करके। बट अल्लाह का शुक्र है, वी आर ब्लेस्ड इनफ कि हम तकरीबन 2-2.5 करोड़ के हम डिस्काउंट दे पाए स्टूडेंट्स को, और तकरीबन 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स को, चूँकि बच्चे ड्रॉप वगैरह भी हो रहे होते हैं, तो अदरवाइज ये काउंटर 5000 से ऊपर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स के दरमियान बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर पाए और उन स्टूडेंट्स को एक अच्छी सपोर्ट मिली। ज़ाहिर है उस सारी सपोर्ट में नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, पूरा निज़ाम होता है, तो वो कुछ डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन जब स्टूडेंट्स को उसमें बेनिफिट मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हम ना कुछ चीज़ें थोड़ा रिवायत डिफरेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किताबें भी साथ में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स को जो है वो, अगर वो फिजिकल के लिए आए तो हम उसको ऑनलाइन का एडमिशन भी तकरीबन उसी फीस में कर रहे होते हैं जो फिजिकल वाली है। इवन स्टूडेंट्स अगर कहते हैं मुझे खाली फिजिकल चाहिए तो वो और डाउन हो जाता है। ऑर्फन्स के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने 50% स्टेट ऑफ रखा होता है। और छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2-2.5 करोड़ के डिस्काउंट्स, तो हमें खुशी होती है कि वो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे वो पढ़ पाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ये समझें, क्या होता है कि एक बड़ा अच्छा अमीर बच्चा भी जो है ना आके बिला वजह कहता है जी मुझे डिस्काउंट चाहिए, सबको मिल रहा है, तो हम कहते हैं यार कम से कम आप इस चीज़ को समझो, कम्युनिटी के लिए हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जी कुछ को ज़्यादा डिस्काउंट, कुछ को कम डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स भी ना चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते, वो अपने तरीके से ना अपने दिमाग में कमर्शियल इमेज बना के बैठे हुए होते हैं। तो फिर क्लासेस में बच्चे बाकायदा कैलकुलेशन करवाना शुरू कर देते हैं, सर आप कैसे कह रहे हैं कि आप ब्रेक इवन नहीं हुआ। वो जब मैं खर्चे बताना शुरू करता हूँ तो उसके बाद वो कहते हैं कि सर ये तो 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स पर अगर हम डिवाइड करें तो हर बच्चे से अगर आप जो है वो कम से कम 25-26 हज़ार सबसे ही लेंगे तो तब जाके शायद आपका ब्रेक इवन हो। तो फिर उन्हें कहता हूँ कि रियलिटी क्या है वो भी तो देखो कि हम कितना ले रहे हैं और किस तरह से। तो वही वाली बात कि यार बच्चा बैठ के ना कैलकुलेशन कर रहा होता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सर जो बच्चा कैलकुलेट कर रहा होता है ना वो खुद स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करता है और उसने खुद भी 20,000 का डिस्काउंट लिया होता है। नहीं बिल्कुल, बस अल्लाह सबके पर्दे रखे। बस सब लोग पढ़ते रहें। अगर किसी बच्चे को डिस्काउंट मिला है, फेवर मिली है और उसने इन रिटर्न बैक पेपर पास किए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अगर एक बच्चा आता है, जी सबके लिए मैसेज है कि वो कहता है जी मेरे वालिद किसान है, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं उससे कहते हैं आप लाहौर में मत रखो। हॉस्टल का मतलब है महीने के 6 महीने के सेशन का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का बिला वजह का खर्चा उस बच्चे का किसी ना किसी तरह से लग जाएगा और हमसे मांग रहा होगा 8,000 डिस्काउंट। उससे बहुत बेहतर है कि हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट ले जो रेगुलर प्रोडक्ट्स 8-10 हज़ार सस्ती होती है, घर बैठे हम घर बैठे बैठे उसे किताब दे देंगे। तो अगर वो वालिदैन के साथ सिंसियर है तो वो सिंसियरिटी सिर्फ कॉलेज की फीस को डिस्काउंट कराने में ना लगाए, वो सिंसियरिटी अपने वालिद के खर्चे बचाने में और अपनी पढ़ाई सही टाइम पे करके पेपर पास करने में लगाए। तो फिर ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर सिर्फ कॉलेज ऐसा सोचता रहेगा और बच्चा नहीं सोचेगा ना, तो एक टाइम पे कॉलेज भी सोचेगा यार हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम भी वैसे करें जैसे बाकी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र हम एक अच्छे विजन को लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। बस अल्लाह करे स्टूडेंट्स अगर आपके तवज्जुह से मेरी बात सुन रहे हो तो वो कम से कम अपने हिस्से का हक अदा कर दें। वो पेपर पास करते जाएं, यकीन माने हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। सर एट टाइम्स मैं आपकी इस बात से बड़ा हैरान भी होता हूँ। लॉ पढ़ाने वाला टीचर लॉ की क्लास में जाके कहे कि यार इस बार लॉ ना पढ़ो। इंस्टीट्यूशन का ओनर इंस्टीट्यूशन में फिजिकल क्लास पढ़ने को खुद मना करे, जबकि फिजिकल की फीस ज़्यादा है और उसको उससे ज़्यादा फ़ायदा होना है।
ये कैसे कर लेते हैं सर, इतना सेल्फलेस कैसे हो जाते हैं सर? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, अगर एक फिजिकल क्लास में 200 की कैपेसिटी है और 180 बच्चे बैठे हैं, तो जो एक्स्ट्रा बच्चा आएगा उसके ऊपर मार्जिनल खर्चा ना होने के बराबर है। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा है कि वो फिजिकल क्लास में आए और ज़्यादा पैसे दे के आए, लेकिन क्या उस बच्चे को उसमें फ़ायदा है? मैंने आपसे ये कहा ना, अगर हम प्रीमियम फीस रखें और बच्चे को मशवरा दें जिससे हमें कमर्शियली फ़ायदा हो, तो मतलब एक बंदा अमीर हो जाएगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन 5,000 लोगों के साथ धोखा दे के। एक बंदा अमीर ना हो और 5,000 लोग अमीर हो जाएं, 5,000 लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बेहतर हो जाए, इन सबको फायदा और हर सेशन में हो। तो अगर मैं अपने कैरियर में टोटल देखूं और मैं 1 लाख से 2 लाख लोगों को किसी ना किसी तरीके से सर्व कर पाया हूँगा, तो आपको नहीं लगता कि उनमें से 10% की दुआ भी लग जाएगी तो वो सारा पैसा जो अमीर होने के लिए मैं सोचता कमाता, तो उससे ज़्यादा मेरे पास आ जाएगा? अल्लाह दे देता है। अल्लाह बस अजीब तरीके से बरकत दे देता है। मैं मुझे गाड़ी चेंज करनी थी, गाड़ी बेची है, गाड़ी खरीदी, वो जो गाड़ी खरीदी है अचानक से उस गाड़ी को पता नहीं पड़ लग गए, वो 40 लाख की गाड़ी थी, वो जनाब उठ के 4-5 महीने बाद 76 लाख की हो गई। तो मुझे तो एमी कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया। अब लोग देख के कहते हैं सर के पास 2.25 करोड़ की गाड़ी है, मैं कहता हूँ यार मैं 40 लाख की ली थी, वो अल्लाह ने एकदम से। तो आपको बड़े अजीब अजीब तरीके से बड़े अजीब अजीब तरह के रिटर्न मिल जाते हैं। अल्लाह का निज़ाम, जो मालिक है, जो राज़िक है, उसने तो आपको अच्छी औलाद दे देनी है, उसने आपको अच्छी बीवी की सूरत में रिस्क दे देना है, आपके ताल्लुक बेहतर हो जाने हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो फिर तो सारी चीज़ें साइड पे हो गई। लेकिन हैविंग सेड दैट कि मैं रिलीजियस स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कमर्शियल मामलात के थ्रू लोगों को अल्लाह का निज़ाम समझाने की कोशिश करूँ। और मैं बड़ा कमज़ोर हूँ इसमें, तो हो सकता है मैं कुछ उल्टी सीधी बात भी बीच में कह दूँ, तो आप मुझे रोक दीजिएगा। नहीं सर, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपकी बातें ठीक होती हैं, एडिट कर देंगे। ये सही है, ये सही है। ये आपके पास जो कैंची है ना, बस अल्लाह करे आप सही एडिट करें। बच्चा जब एडिट करता है तो एक पूरी क्लास में खूबसूरत तरीन बातों में से ना बीच में से गंदी बात उठा के उसको बगैर कॉन्टेक्स्ट के शेयर करता है। पता नहीं, शायद लोगों को मजा आता है। सोशल मीडिया पे वो कहते हैं कि नेगेटिविटी हो तो चस्का मस्का है। मैं आपसे बात हो रही है तो मैं बताता चलूं कि मैंने अभी तक जितने भी लोगों के साथ पॉडकास्ट की, अगर उन्होंने उनसे 60 मिनट बात हुई तो 57-58 मिनट की पॉडकास्ट ऑन एयर होती है। मेरा मानना है कि वो बंदा इतना कीमती है, उसके हर लफ्ज़ इतना कीमती है कि उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और उसने वक्त दिया उसके लिए, वो डिज़र्व करता है। अच्छा सर जी, एक बात मसाले वाली भी आपसे पूछनी कि वो सर जी, वो बच्चे ने फेसबुक पे पोस्ट कर दी है कि मैं मेरे साथ एसबीआई में अच्छा नहीं हो रहा, और फेसबुक पे काफ़ी मशहूर भी हुई है ये वाली बात। वो क्या बात है सर? असल में देखिए ना, ये समझाना हमेशा बड़ा मुश्किल है। हम एक हैं, हम एक कॉलेज है और हमारे पास 5,000 बच्चे आके टकरा रहे हैं। अगर एक कॉलेज में 40 बच्चे आएंगे, 100 बच्चे आएंगे, 150 आएंगे, तो मसले भी थोड़े कम होंगे। जहाँ 5-6 हज़ार बच्चा आके टकराएगा, वहाँ कुर्सियों के मसले होंगे, जगह के मसले होंगे, तो फिर हमें उसको रोकने के लिए कुछ कवानीन बनाने पड़ेंगे कि देखो अनरजिस्टर्ड हो तुम क्लास में ना जाओ, तुम कार्ड दिखा के जाओ, सारा कुछ। अब हमारे साथ पता नहीं कितना कितना बुरा होता है। बच्चे चीख के जाते हैं, फ्रंट ऑफिस में गालियां देते हैं, इन्हें उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं अगर अपनी मेल्स दिखा दूं तो मुझे मेल्स कर करके बच्चों ने ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि मैं टीचर हूँ। वो हर तरह के अपना गमो गुस्सा निकालते हैं, उन्हें लगता है शायद उन्होंने एक्सप्रेशन का हक अदा कर दिया। तो हम किसी एक का वो नहीं कर सकते। हमारे किसी भी फ्रंट ऑफिसर की तस्वीर उठा के इंटरनेट पर डाल देते हैं कि ये गलीज आदमी है। क्या हमने कभी किसी बच्चे की तस्वीर डाली कि इस बच्चे ने पैसे नहीं दिए? पिछले से पिछले सेशन में, इस सेशन की भी क्लोजिंग उस तरह से नहीं हुई, 37 लाख के बैड डेट्स थे। बच्चे पैसे दिए बगैर चले गए। अब मैं उन बच्चों की लिस्ट उठा के नेट पे शाया कर दूं कि ये बच्चे ही पैसे नहीं देते, ये बच्चा बदतमीजी करता है, ये बच्चा गलत सवाल पूछता है, या हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है। बच्चा उठ के ये तो कह देता है टीचर ने आज जो है ना 10 मिनट लेट क्लास शुरू की, ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि बच्चे ने 10 दिन बाद पढ़ना शुरू किया, ऐसे तो नहीं होता। तो हमारा मुकाबला हज़ारों से है। ऊपर से सोशल मीडिया, आपको पता है हमारी जीरो एम्बेसडर स्ट्रेटेजी है। हमारी कोई टीम नहीं है जो सोशल मीडिया को हैंडल करे। हम अपनी धुन में अपने तौर पे लगे हुए हैं। लोग जाके वहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि यार अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, हम उसको रिजॉल्व करें। अब वो एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट हुई, मुझे 3 दफ़ा टैग किया, तो मैंने वहाँ जाके जवाब दिया कि दिस इज़ नॉट द वे। आप बताओ क्या है मामला है। वो बच्चा बैठा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई को बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं था, लेकिन ये है कि उससे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सबको। फिर क्या हुआ, पोस्ट कुछ और थी, नीचे हमारे जनाब फ्रंट ऑफिसर्स की जिम के अंदर की तस्वीरें, उनकी वीडियोज़, उनकी पर्सनल ज़िंदगी पे अटैक, उनसे आपस में लड़ाइयाँ, गालम गलोच। तो लोगों को मौका मिल जाता है। सोशल मीडिया तो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कहते हैं मेरे ऊपर कीचड़ है, दूसरे ऊपर कीचड़ डाल दूँ, बड़ा मजा आएगा, और उसकी वीडियो बनाने वाले भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरफ ना जाएं। हमारी अपनी टीम मैनेज कर रही हो, लोग आके हमें पूछें, हमें बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम उसको रिजॉल्व कर दें। मतलब डेली दर्जनों इश्यूज आते हैं और रिजॉल्व होते हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते। कोई भी बच्चा किसी भी दिन खुद अगर 5 दिन से नहीं आ रहा, 6ठे दिन पहुंचे क्लास में टेस्ट हो रहा हो,
वो आके कह देता है ये क्या तरीका हुआ, टीचर का तो पढ़ाने का दिल ही नहीं कर रहा, टेस्ट क्यों रख दिया। भाई तुम 5 दिन से छुट्टी पे हो, जो 5 दिन से पढ़ रहे हैं वो तो टेस्ट देना चाह रहे हैं। अब तुम अगर जाके सोशल मीडिया पे लिख दोगे ये तो अजीब मजाक कॉलेज है, कभी भी टेस्ट ले लेते हैं, भाई अब तुम लेट थे तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो जब आप इतने डाइवर्स ऑडियंस में जाते हैं तो आप नहीं रोक सकते किसी को, तो और जबकि आपके दुश्मन भी इतने हों और जो कि मीडिया पे तेज भी हों। मैं हैरान होता हूँ, क्लास में जनाब 700-800 बच्चे रजिस्टर हुए हुए हों और जनाब सोशल मीडिया पे वोटिंग हो रही हो कि कौन बेस्ट टीचर है, तो आपका नाम ही ना आ रहा, आपके बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आया हो और आपका नाम ही ना हो वहाँ पे। मैंने आपको कहा एक सेशन में 3000 बच्चे पढ़ा रहा था, तो सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया, हु इज़ द बेस्ट टीचर फॉर लॉ। अच्छा, मेरा ताज़ा मेरे स्टूडेंट का मेरिट भी आया। अब मैं सोचा मेरा नाम अभी आएगा अभी आएगा, 28 कमेंट तक मैं था ही नहीं। अच्छा, उनमें 28 में जो नाम थे उन लोगों ने उतने बच्चे नहीं पढ़ाए जितने बच्चों के नाम वहाँ पे आ रहे थे। तो उसी दिन मुझे समझ आ गई कि ये बहुत ही फेक दुनिया है। तो अभी मैं फेसबुक पे जाता हूँ, एक इश्तिहार डालता हूँ, बताता हूँ ये सब कुछ है और वहाँ से निकल आता हूँ। तो जाहिर है ये इस तरह से इश्यूज मतलब एक दो नहीं है, कहीं आपकी नज़र से गुजरा है। बच्चे तो हर दिन, एक बच्चे से हम कहते हैं कि तुम्हें हम पीपी की क्लास तुम्हें लाजमी लेनी होगी फिर सर्टिफिकेट देंगे, वो रोता हुआ फेसबुक पर डाल देता है। ऐसे कैसे होता है, मैं तो किसी और कॉलेज जाता हूँ पैसे लेके सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये लोग तो पढ़ाना चाह रहे हैं, कितने गलीज लोग हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हर बच्चे की अपनी ख्वाहिश है और 5000 लोगों की इतनी मुतफर्रिक ख्वाहिश में एक इंस्टीट्यूट हर बंदे के हर फ्लेवर को नहीं सर्व कर सकता। कोशिश कर रहे हैं, समटाइम डिमोटिवेशन होती है और मैं वहाँ भी लिखा था कि यार जब आप इस तरह से हमारी सारी काविशों को उठा के साइड पे फेंक देते हो तो फिर हम सोचते हैं कि यार फिर नहीं करते हम, मतलब अगर हम आपको हमसे तकलीफ हो रही है तो हम, लेकिन फिर दिल दुखता है कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है उनको तो फ़ायदा मिलता रहे। तो बहरहाल वी आर वेरी ओपन, सोशल मीडिया लोगों के लिए बना है, लोग वहाँ जाके अपना गंद फैला के आते हैं, लोग जाएं कुछ भी लिखें। हमारे खिलाफ बहुत सारी कंपेन्स चलती हैं, अल्लाह का शुक्र है 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़ी हैवी हैवी कंपेन्स हुई, लेकिन अल्लाह सच देने वालों को साथ देता है। पता नहीं कहाँ से अचानक से सैकड़ों स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वहाँ आके हमें डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज जिसके 0 एम्बेसडर हों, भाई 125 एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, मैं किसी भी पोस्ट पे अपने सारे एम्प्लॉइज से कहूँ जाके पोस्ट करो, लाइक करो या मेरा नाम रिकमेंड करो, कितना आसान है। इससे मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे काम कर रहूँगा। मेरे लिए क्लास के अंदर पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर्स क्लास में इतना अच्छा सर्व करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम सीना बसीना चलते हैं। तो सोशल मीडिया बहरहाल मतलब इसको हैंडल करने से ज़्यादा है कि हम इग्नोर करना, और जो हमें आके बताए हम उसको ज़रूर फॉलो अप करते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है जितने लोग आपसे आके मशवरे करते हैं, पूछते हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि आपका रात एक ख़ास टाइम के बाद रूटीन में बच्चों को टाइम दिया होता है। इवन टीचर भी कोई जा रहा हो सिर्फ कहते हैं सर प्लीज़ माजरत है मैंने एक बच्चे को टाइम दिया हुआ है। आप इतनी डेडिकेशन है कि आप बाज़-औक़ात किसी दोस्त किसी टीचर को भी थोड़ी वेट करा देते हैं कि यार उस बच्चे को सर्व करना है जो कि आपका पैशन है। उस सब के बाद इस तरह की किसी एक्टिविटी से दिल तो दुखता है सर। जाहिर है दिल दुखता है, लेकिन ना वो अब दुखी होना छोड़ दिया। क्योंकि दिल दुखी हो जाए, सोशल मीडिया को देखें और ब्लड प्रेशर तेज़ कर लें और उसके बाद अच्छा काम करना छोड़ दें तो वो मज़ेदारी वाली बात नहीं है। हाँ, शायद आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी डाउन हो जाएगी। मतलब मैं जितने खुलूस से 8-10 साल पहले सोचता था शायद अब उतना अब मज़ा नहीं आता। मतलब लोग फितरतन बदतमीज़ हो चुके हैं, फितरतन नाशुक्रे हो चुके हुए हैं। आप जो मर्ज़ी कर लें, अच्छा लोगों ने हमेशा कुछ गलत बात करनी है। इस चीज़ का मुझे दुख है और आपके तवज्जुह से पूरी कम्युनिटी को मैं कहूँगा कि हमें दुख है। मतलब आपने अच्छे लोगों को अच्छा सोचने से रोक दिया है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। चूँकि वही वाली बात है कि कभी भी ये सब इसलिए नहीं किया था कि बच्चे फूलों के गुलदस्ते लेके आएंगे और हमें तारीफ़ करेंगे। ये एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए किया था, और जिस मालिक ने मुझे एक अच्छी पोजीशन दी, मैंने बस वो पोजीशन में अपने हिस्से का रिटर्न देना है कि अगर उसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अच्छा पढ़ाया, मुझे एक जगह पहुंचाया, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं कुछ लोगों के साथ अच्छा कर सकता हूँ, अपनी मालिक की दी हुई अताओं में से थोड़ा सा मैं अगर दूध बांट लूँ तो वो बड़ा अच्छा है। तो मुझे इन लोगों से नहीं चाहिए यस, मतलब कोई मत जाके कहे कि सर बहुत अच्छे आदमी है। यकीन माने अल्लाह के यहाँ रजामंदी हो जाए, ज़रूरत ही नहीं। इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। इंसान तो आज तारीफ़ करेगा, कल बुराइयां करना शुरू कर देगा। आप सियासी तौर पे देखें, लोग एक सियासतदान की तारीफ़ करते हैं, कुछ अर्से बाद वो अपनी पार्टी में आ जाता है या दूसरी पार्टी में होता है, तो वही अचानक सुन के वो बदल जाते हैं। चाहे वो हुकूमत हो, एक ही जज की तारीफ़ होती है जब आपके फेवर में वो आए फैसला, उसी के बारे में गंदी गंदी गालियाँ लिख देते हैं जब आपके अगेंस्ट फैसला आ जाए। तो इंसान कभी खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे में मैं जवाद साहब का मुरीद हूँ कि वो कहते हैं कि इंसानों को जो है ना, ये आप नहीं राज़ी कर सकते, आप इनको मत सोचा करें। हज़रत अली का एक कौल है कि लोग तकलीफ़ नहीं देते, उनसे वाबस्ता तवक्कुआत तकलीफ़ देती हैं। तो तवक्कुआत लगाना कम कर देना तो ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन पता क्या, फ़रिश्ते तो नहीं है ना हम, दिख तो जाते ही है दिल दुखता है। थोड़ा सा बैठते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, किताब में लग जाते हैं, मसरूफ़ कर लेते हैं।
दिल टूटा हुआ होता है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। और वही बात है कि टाइम वाली बात है, ये टाइम इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे याद है इस दफ़ा रिजल्ट काउंसलिंग के लिए मैंने स्टूडेंट से कहा कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम तक जब मेरे पास आओ, 8-10 दिन तक तकरीबन 1000+ बच्चे अलग अलग टाइम पे आके मिले। मैं तकरीबन डेली फजर के वक्त घर जा रहा था, तो एक दिन ना मुझे एक ईमेल आई। उस ईमेल में लिखा था, सर मुझे आपसे टाइम चाहिए, आप जो है ना वो आप मुझे 15-20 मिनट की बात, 15-20 मिनट का टाइम भी नहीं देते। मैंने कहा ये क्या है, तो नीचे मेरी अपनी मिसेस का नाम लिखा हुआ था, उसने मुझे ईमेल की कि सर शायद मुझे इसी तरह से आप टाइम दे दें। तो मुझे इतना फील हुआ कि वो मतलब मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा इन बच्चों के लिए, और मैं फेसबुक पे लगा रहा हूँ कि किसी बच्चे को टाइम चाहिए तो मुझे बताए। तो मिसेस मेल करके कह रही है कि मुझे को 15-20 मिनट, मैंने भी आपसे बातें करनी है, आप बड़े देर देर से घर आ रहे हैं, तो कभी हमारे साथ भी बात कर लिया करें। तो बच्चे नहीं समझते। सारे टीचर्स, मैं अपनी कॉलेज की बात नहीं करूंगा, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं सुबह से लेकर शाम तक लगे पड़े हैं। इन बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम लोग दूसरे मुल्क जाके बहुत बेहतर अर्न कर सकते थे, बल्कि वो कहते हैं कि शायद इजी कमाने के लिए यहाँ है। टीचिंग में उस तरह से नहीं है पैसा, जितना ज़्यादा क्लास और क्लास से हट के टाइम लग रहा है। जितने टीचर काम कर रहे हैं, अगर इन्हें समझ आ जाए ना कि ये क्या क्या सेक्रीफाइस करके काम कर रहे हैं, तो बच्चे जनरली जो है ना वो आके हमारे हाथ चूमेंगे कि ये आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं चाहिए हाथ चूमना। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग दरख्त के नीचे आके बैठते हैं, एक बंदा जब जाता है तो दुआ दे के जाता है कि इस दरख्त ने मुझे छांव दी है, अल्लाह इसको और फूले पिलाए। एक ऐसा बंदा होता है जो उठ के जाता है, वो दुआ भी नहीं करता, ना शुक्र इंसान है। एक इंसान उठता है और उसी दरख्त को काट के चला जाता है। मुझे दुख होता है आजकल के बच्चे उस तरह के हैं। हमें नहीं चाहिए, हमने छांव दी है, दुआ मत दो। तुम मतलब दुआ करो तो बहुत आगे की बात है, दुआ ना करो कोई मसला नहीं, हमें काटो तो ना आके एकदम से। एक एक करके ना, आज से 5 साल पहले 12-13 टीचर्स बड़ा एक्टिवली फेसबुक पे बच्चों को हेल्प कर रहे होते थे। एक एक करके बच्चों ने गलीज पोस्टें करके टीचरों की दाढ़ियों की तस्वीरें, टीचरों के चेहरों पे कालस लगा के गंदे गंदे तरीके से वो कर दिया, और एक एक करके सारे टीचर लानत भेज के फेसबुक से निकलते चले गए। अभी बस चंद हम 2-3 ढीठ लोग रह गए हैं, और उसमें मैं भी तकरीबन बस अब जाता हूँ, सिर्फ खबर सुनाता हूँ और वापस आ जाता हूँ, और कभी कभार कुछ टैक्स देख पाता हूँ, जिसके लिए अभी तक लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पता, इन्होंने अपनी इन हरकतों से लूज कर दिए चंद वो लोग जो बड़े सिंसियर होकर उनको एडवाइस देते थे। सर आपने तो दिल दुखी कर दिया। चलें कुछ सॉफ्टर बात करते हैं। भाई आप घूमते फिरते रहते हैं, मलेशिया की पोस्ट देखी, उमरे शुमरे पे भी गए, फिर पिछले दिनों मैंने देखा था आप करबला भी गए हुए थे। एक बार मुझे भी शर्फ हुआ आपके साथ ईरान जाने का। ये क्या गेम है, शौक है, कितने पैसे लगते हैं, बच्चे कब जा सकेंगे? असल में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ। एक एक कुर्ता शलवार 10-10, 12-12, 15-15 साल चला रहा होता हूँ। लाइफ स्टाइल भी सादा है, खाने भी बहुत ब्रांडेड नहीं खाता। जिस घर में रह रहा हूँ वो भी अपना नहीं है। को बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जो मिलेगा वो कहेगा यार ये मतलब मैं पता नहीं क्या सुन के आया था, ये तो बहुत ही देसी सा बंदा है, मजदूर सा आदमी है। एक जगह जहाँ मैं फजूल खर्ची करता हूँ, दैट इज़ कि मैं अपनी फैमिली को हर 6 महीने में एक दफ़ा एक ट्रिप पे लेके जाता हूँ। वो डिज़र्व करते हैं। 6 महीने बेचारों ने जितनी सेक्रीफाइस की होती है, तो 6 महीने में बीच में कहीं ना कहीं एक आध ऐसा टाइम आता है जिसमें बच्चे पेपर दे रहे होते हैं और उनसे कम क्यूरीज हो रही होती हैं। उस दौरान मैं मुख्तलिफ जगह पे विज़िट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी जगह गया और 70 लाख रुपए लगा दिए इस तरह से। मैं फिर भी थोड़ा सा कंजूस आदमी तो हूँ, तो थोड़ी सी रिसर्च की हुई है कि कौन सा मुल्क सस्ता है, कौन सी जगह किस तरह से। तो मलेशिया का आपने जिक्र किया, मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि अगर कभी लोगों के पास पैसे हों और वो इतने हों कि वो एक दूसरे मुल्क जाने का सोच रहे हो, तो मलेशिया इज़ द बेस्ट रिजॉर्ट। आपको हर तरह की एक्टिविटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी कोलालमपुर टाइप का मिल जाता है, बीच रिजॉर्ट्स वगैरह लंकावी टाइप के मिल जाते हैं, दरमियाने शहर मिल जाते हैं। सस्ता मुल्क है, कम पैसों में शॉपिंग हो जाती है, बहुत सारी जगह टैक्स फ्री है, टिकट एक रीज़नेबल लेवल पे आ जाती है, और होटलिंग वहाँ पे बड़ी सस्ती है, जो सबसे महंगी चीज़ बनती है। एक दफ़ा मैं सोच रहा था कि मैं स्कर्दू जाऊँ, और स्कर्दू जाने का जब मैंने बजट बनाया तो वो मलेशिया से ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। उस वक्त के हिसाब से 31,000 की रिटर्न टिकट स्कर्दू की थी और 37,000 की मलेशिया की थी। मतलब ये बात बता रहा हूँ 6-7 साल पुरानी। होटलिंग मलेशिया में 5 स्टार होटल था 5 से 8,000 की रेंज में, और स्कर्दू में था 20,000 से 30,000 की रेंज में। खाना भी महंगा था स्कर्दू में, और स्कर्दू से गिलगित की ट्रैवलिंग, और वो मतलब, और उसके बाद भी आप अपने ही मुल्क में रह के उससे ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं जिसमें आप फॉरेन ट्रिप करके आ सकते हैं। तो उस वक्त मुझे समझ आ गया कि हम लोगों ने अपने लिए चीज़ें मुश्किल कर ली हैं। तो बाहर वही वाली बात है कि 6 महीने में जो है ना वो एक बजट रखा होता है। फिर अच्छे टाइम पे कुछ जब सेविंग होती थी तो मैं कुछ पैसे जोड़ जोड़ के अपने एक अकाउंट में डालता रहता था कि मैं इससे उम्रा, ज़ियारत और उस तरह से करूँगा। तो इन दिनों जब हुआ ये कि जब कॉलेज बनाया और कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसे लग गए ना, तो वो वाले पैसे, तो वो सरप्लस तो ख़त्म हो गया जिससे मैं मलेशिया और इस तरह से घूमता था। तो मैं सोचा अब वो रिजर्व वाले पैसे जो है ना वो काम आएंगे। तो उससे फिर तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर अल्लाह का शुक्र है 2 जगह पे ज़ियारत पे जाना हुआ। अभी आगे थोड़ा सा ख्वाहिश है कि दोबारा से उम्रे पे जाने का वो हो, चूँकि हज तो अभी ज़रा हमारे थोड़ा पढ़ाई वाले जोन में आ रहा है। तो 5-6 साल बाद इंशाल्लाह बशर्ते से ज़िंदगी कोशिश करेंगे कि वो भी फैमिली के साथ करें। तो खर्च करते हैं,
और हो भी जाता है। असल में लोग गलत चीज़ों पे खर्च करते हैं, महंगे मोबाइलों पे खर्च करते हैं कुछ और। तो मैं उधर नहीं खर्च करता, मैं बहुत ज़्यादा खाने पीने पे खर्च नहीं करता, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं वो पैसे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो तकरीबन कहानी बराबर हो जाती है। तो मैं भी अय्याश आदमी हूँ, मैं पैसे उजाड़ देता हूँ। डन सर। चलो शुक्र है कुछ तो मूड आपका बेहतर हुआ। अब आपको ना टीचिंग रोल में लेके आना है, और कुछ जगहों पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो है ना अपनी ओपिनियन दें, एडवाइजेस करें। सोशल मीडिया पर आपने काफ़ी ज़्यादा बात की, लेकिन सोशल मीडिया को ये एक ऐसी चीज़ है जो अवॉइड नहीं हो पा रही। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए कम और स्टेटस देखने के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यानी आपको एक दिन में अगर आपने 15 मिनट व्हाट्सएप पर मैसेज या बात की है, तो 2 घंटे आपने सबके स्टेटस देखे हैं, जो कि प्योरली टाइम वेस्ट कंसिडर किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, किसी ने समोसा बारिश में बैठ के खाए या वो साई में बैठ के खाए, धूप में खाए? टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में ये अननेसेसरी ईवल बन गया है। चूँकि कम्युनिकेशन भी उसी के साथ लिंक है, पढ़ाई भी उसी के साथ लिंक है, बच्चे ऑनलाइन लेक्चर भी उसी पे ले रहे हैं, तो उसमें डिस्टॉर्शन बहुत है। हमारे ज़माने की एक ब्लेसिंग ये थी कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, लेकिन हम थोड़ा सा आर्टिकल्स में आए तो मोबाइल्स वगैरह आना शुरू हो गए। अब इससे बचा नहीं जा सकता। ये पूरी कौम कलमी है, पूरी कौम हर वक्त टिकटॉक, रील्स, शॉर्ट्स, इन सारी चीज़ों को देख रही है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम अगर ये कहेंगे ना बच्चों खबरदार सोशल मीडिया मत यूज़ करो, तो वो झूठ है। बच्चे ने फिर भी यूज़ करना है। हम ये उसे बता दें, हम ये ना कहें कि तुम सोशल मीडिया को इतना टाइम दो, हम उसे कहें तुम पढ़ाई को इतना टाइम दे दो। बच्चा दिन में ये डिसाइड करे कि मेरे ये फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ाई, वो 3 से 4 घंटे अगर अपने दिन की पढ़ाई वो कर ले। मैं अक्सर इन्हें कहता हूँ कि आप एक काम करें, आप मोबाइल जब ऑफ होके चार्ज होता है ना, तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बढ़ती है और हीटअप भी नहीं होता। तो आप मोबाइल ऑफ करें, उसे चार्जिंग पे लगाएं और 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई करें। मोबाइल ऑफ होना चाहिए। जब आपने डे स्टार्ट पे आप दोपहर की क्लासों से फ्री हुए और आपने जाके 1 आध घंटे रेस्ट किया और उसी वक्त 3-4 घंटे पढ़ लिया, तो शाम में आप पढ़ाई से फारिग हो गए। अब शाम से लेके आपके सोने वाले टाइम तक यू हैव एम्पल टाइम, करें वेस्ट। जाएं सोशल मीडिया पे देखें, आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे कंस्ट्रक्टिवली देखें। स्टेटस, रील्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप 2 घंटे बाद भी देख रहे होंगे कि आप कहीं पे भी नहीं खड़े, और आपके जहन को भी ख़राब कर रहा होता है, क्योंकि 35 सेकंड 40 सेकंड बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा, नए टॉपिक में माइंड बदल रहा होगा कि अचानक से एक और तरह का टॉपिक आ जाएगा। तो हो सके तो कम करें। मैं मानता हूँ कि ये अननेसेसरी है, लेकिन ये भी मानता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी में एंटर हो चुका हुआ है। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस डिफाइन कर लें कि मैंने आज की पढ़ाई कर ली है, तो उसके बाद ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि उनको ये करना चाहिए, इससे वो खुशी महसूस करते हैं, कर लें। लेकिन थोड़े से स्क्रीन टाइम सेट कर लें। तो ऐप्स में लिखा होता है कि आपने कितना आवर्स यूज़ किया, कोशिश करें टारगेट सेट करें आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करने की। शायद ख़त्म ना कर सकें उसे, लेकिन पढ़ाई को फोकस कर लें। अच्छा, हमारे प्रोफेशन में आज भी एक अदब, एक रिस्पेक्ट का मामला है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट रिलेटिवली, जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ कि वो तो बिल्कुल ही रूफाने बदतमीजी है। पर स्टिल मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसका ट्रेंड भी नीचे की तरफ है, हम गिरावट है इस एंगल से भी। हालांकि मैं आज टीचर डे है और मैं उसके बारे से सोच रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स बहुत इज्जत करते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो टीचर को पैसे मिल रहे होते हैं ना, वो काफ़ी नहीं होते। वो आपकी इज्जत भी डिजर्व करता होता है। क्या मतलब, मेरा ये ख्याल है कि क्या ये मैसेज सब स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए? ज़ाहिर है, असल में देखें ना, अदब बानसीब वाली बात है। हम अपने ज़माने में अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते रहे और हमने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया। अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है और वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो आपको ज़रूर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको अच्छा गुमान रखना चाहिए उसके बारे में। अकाउंटिंग के बच्चे हैं ना, वो हर वक्त बैठ के कैलकुलेशन करते रहते हैं, ये इतना कमाता होगा, ये ऐसे करता होगा, ये इस तरह से करके। दे नेवर नो कि वो क्या सेक्रीफाइस है, और वो अगर कुछ और करता तो वो कहाँ तक जा सकता था, या उसके पास क्या क्या। ये क्या फील करता है ये नहीं सोचते, ये क्या कमाता है ये सोचते हाँ, हैं। वो क्या फील करता है वाकई वो उस तरह से नहीं सोच रहे होते। तो मतलब स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखना चाहिए। टीचर ने उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की होती है, वो एक रॉ रिसोर्स होते हैं। टीचर उनको क्राफ्ट करता है और अच्छे तरीके से तरबियत करता है, उनको बताता है। तो अगर ये अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो टीचर और ज़्यादा दिल से इनको सर्व करेगा। और ये जितना ज़्यादा, ये गिव एंड टेक है, वही वाली बात है। आज पैसे नहीं है उनके पास, होके उनके पास अच्छी ज़बान है, अच्छी बात कर सकते हैं, वो अच्छी बात से अपने टीचर को अप्रिशिएट कर दें। अच्छी बात करेंगे, किसी के बारे में अच्छा कहेंगे, किसी के सामने उसको कह देंगे कि सर बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा वो किया, तो इतना भी बहुत है। टीचर को नहीं चाहिए कि लोगों से जफियाँ डालें, उसे फूलों को गुलदस्ते दें, इस तरह से करके। बस अच्छा गुमान रखें, नज़रों में तहसीन हो पता लग जाता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने टीचर्स की वाकई ही रिस्पेक्ट करें, ताकि लाइफ में उनको भी अच्छा मिले। अच्छा,
हमारे माशरे में, और ये जो मामला जैसे ड्रामों से चला, उन्होंने एक रिलेशन लड़की लड़के में जो रिस्पेक्ट है, नज़र की जो शर्म है और हया है वो ख़त्म कर दी। मैं आज एक जगह से गुजर रहा था, सुबह वॉक करते हुए, तो एक लाइन देखी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इंसान और जानवर की आंखों में हया का फ़र्क होता है। जानवर की आंख भी देखती है, इंसान की भी देखती है, लेकिन इंसान की आंख में हया हो तो ही वो इंसान है। वो हया ख़त्म होती नज़र आ रही है माशरती तौर पे भी, और मुझे लग रहा है ये कैंसर हमारी क्लासेस में भी आ रहा है। क्लास में टीचर की अगर 2 मिनट के लिए शर्म कर भी ली तो क्लास के बाहर तो अनकंट्रोलेबल हो गया। असल में ये वाकई एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। एक तो ये जो इसमें नज़रों का एलिमेंट है, मैं अक्सर ये मानता हूँ कि लाइफ में शायद बहुत सारी ब्लेसिंग इस वजह से है कि अपनी नज़रों में एक थोड़ी सी हया थी। अब वही बात है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने कोई ख़ास सी मतलब मुझे बस नवाज दिया था कि मैं एहतियात करता था। माँ बाप की तरबियत का बड़ा माँ रोल बाप की होता है। तरबियत का एक रोल होता है, लेकिन पता है क्या बात यह है कि अगर एक बच्चा हया नहीं कर रहा ना, तो उसके वालिदैन को हम नहीं कुछ कह सकते। वही वालिदैन के 4 बच्चों में से एक डाकू भी निकल आता है और 3 बहुत अच्छे तरीके से शरीफ और मस्जिद के पेश इमाम भी होते हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब हम ये कहते हैं कि जी ये आपकी नज़र में हया नहीं, आपके वालिदैन की तरबियत क्या है, तो वो एक बड़ा पर्सनल अटैक होता है। वालिदैन ने तरबियत अच्छी की होती है, कौन वालिदैन बुरी तरबियत करेंगे, लेकिन उस बच्चे ने तरबियत ली कैसे, उस बच्चे ने उसको इंटरप्रेट कैसे किया। अगर वो देखे कि ये मतलब अगर कोई खातून उसे नज़र आती है और वो सोचे कि चलो कल को मेरी यहाँ पे बहन बैठी होगी, तो अगर लोग उसको ऐसी ही नज़र से देखें जैसे मैं इसे देख रहा हूँ, तो इज़ इट फाइन। तो जिस वक्त वो सिर्फ उस खातून की जगह अपनी बहन को सोचेगा, अपने माँ को सोचेगा, अपने किसी रिश्ते को सोचेगा, तो शायद उसे समझ आ जाए कि ये वही बात है कि बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो जानवर बन जाते हैं, और घर के अंदर होते हैं तो हमारी दुआ होती है अल्लाह हमारी बाउन बहनों की इज़्ज़त महफूज रखे, इनको बुरी नज़र से महफूज रखे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अगर आपने किसी को एक ख़ास नज़र से देखा, तो कल को आपके घर वालों को भी कोई उस तरह की गलत नज़र से देख सकता है। इंसान है, इंसान फितरी तौर पे हैवानियत की तरफ माइल है, लेकिन ऐसे में अल्लाह ने हमेशा तकवे वाले इंसानों को फ़ौक़ियत दी है। अल्लाह इंसानों को हमेशा बराबर मानता है, लेकिन वो कहता है कि इंसान को दूसरे पे अगर फ़ौक़ियत है तो वो तकवे की बेस पे है। नबी की हदीस से भी नज़र आता है। तो अगर अल्लाह से डर दिल में बैठा हो और नज़रों में हया आ जाए और हम कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे रास्ते पे डाल दें, तो हम बंदगी की भी महराज पे पहुंच जाते हैं। तो वो एक नेक्स्ट लेवल होता है। ऑल दो इस तरह की बात कोई मौलवी आदमी करे तो शायद ज़रा ज़्यादा उसमें वजन होगा, मैं ज़रा थोड़ा सा गुनाहगार देखने वाला आदमी हूँ। नहीं सर, आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक होता है कि किसी को बुरी नज़र से देखना, तो बेहयाई भी है, गुनाह भी है, वो आपकी बात वो बजा है। अच्छा, एक और फैक्टर भी है कि सर एक बंदा है, उसकी उम्र 22-23 साल है, शादी के काबिल है, शादी उसका शरई हक भी है, और आते जाते कहीं नज़र पड़ गई और उसको ये लगा कि यार ये लड़की जो है इससे मेरी शादी हो जानी चाहिए। अब इस जज्बे को आप नेगेटिव नहीं कह सकते, इसको नेचुरल कह सकते हैं। उस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं फर्गूसन के इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो मुझे उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर आपको क्राइम पे कोई लड़की पसंद आ जाए तो आप क्या करेंगे। मैंने क्या बताना है, आप इसका जवाब ही बता दें। ये बड़ा मज़ेदार सा सवाल आपने पूछा और इसके काफ़ी सारे पहलू हैं। एक है रिलीजियस पहलू, लड़का लड़की का रिलेशन या इस पे, और चूंकि आपके पास पॉडकास्ट में अलग अलग तरह से लोग आते हैं, तो शायद रिलीजियसली इसके ऊपर किसी ने गुफ्तगू की हो या शायद किसी और जगह कर ले। मैं थोड़ा सा एक समाजी एंगल कवर करना चाह रहा हूँ। सीए के बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी कि जब वो एक अर्ली एज में 18, 19, 20 साल की एज में, ज़ाहिर है आप एफएससी से निकले हैं, आपका माइंड अभी बढ़ रहा है, आप अचानक से आप जनाब क्लास में जाते हैं, आपको लड़कियां भी नज़र आती हैं, लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। दोनों जेंडर्स एक दूसरे में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, एक नेचुरल अट्रैक्शन है, अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिस्ट करती है। अब उसको समाजी एंगल से देखना है। सबसे पहले ये है कि अगर एक बच्चा जो है वो ड्यूरिंग स्टडी फेज़ उसके जहन में इस तरह से ख्याल आता है कि हाँ भाई, और चाहे वो बड़ा मुस्बत ख्याल है कि मैं इस लड़की से ही शादी करूँगा, वो पढ़ाई पे फोकस उसका आउट हो जाता है और इंटरेस्टिंगली वो एकेडमिकली नाकाम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं सर मेरे 3 साल ज़ाया हो गए, इस तरह से हो गए। तो जब वो एक कामयाब इंसान नहीं होगा तो उसी लड़की के घर वालों ने उसे रिश्ता नहीं देना। तो सबसे पहले तो अपनी कामयाबी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर एक बंदे के जहन में इस तरह के ख्याल हैं भी, तो भी वो ख्याल भी तभी कामयाब होंगे जब आप एकेडमिकली साउंड हैं। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमारे माशरे में क्या है, मर्द की एवरेज एज शादी की है 25, 26, 27, और सीए के अंदर नॉर्मली लोग 28, 29, 30, 31, 32, अब समझे 28 से 32 के टाइम जोन के बीच में शादी कर रहे होते हैं। अच्छा, लड़कियां भी ज़ाहिर उसी समाज के अंदर हैं, और घरों में वालिदैन के जहन में होता है कि अगर लड़की 20 साल से ऊपर हो गई है तो हाँ बड़ी हो गई है। 22 साल की एज में ना सारे पूछना शुरू कर देते हैं इसके रिश्ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर कोई 24 साल की लड़की है तो घर वालों को लोग कहते हैं कि क्या मसला क्या है, क्यों नहीं शादी कर रहे। बड़ा अजीब सा माशरा है ये। माशरा मर्द की शादी 28-30 साल की उम्र
उम्र में एक्सपेक्ट करता है या उससे ऊपर, और लड़की की 24 से पीछे पीछे शादी एक्सपेक्ट करता है। आज एक बच्चा है, फर्स्ट करें पीआरसी करके कैफ में मौजूद है, उसकी एज 19 साल है और वो एक लड़की को देख रहा है, उसकी एज भी 19 साल है। ये 19 साल वाले बच्चे ने शादी करनी है 30 साल की एज में, 11 साल के बाद। और वो जो लड़की जिसको वो देख रहा है 3-4 साल बाद उसके घर वाले बहुत सीरियस हो जाएंगे उसकी शादी को लेके। आज इसके जहन में भले एक मुस्बत ख्याल भी है, जब ये अपने पीयर के साथ एक रिलेशन सोच रहा है और शायद वो लड़की भी इसमें इंटरेस्टेड हो और शायद दोनों के बड़े अच्छे पॉजिटिव ख्यालात हो एक दूसरे के बारे में और वो चीज़ों को देखते हो, तो भी माशरती तौर पर शायद इनका रिलेशन नहीं चलना। 3 साल बाद उस लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर बन जाएगा कि अब तुम्हारी शादी करनी है इस तरह से। वो दिल में अपने एक लड़के को बसा के बैठी हुई हो कि मैं तो उसी से करनी है। घर वाले पूछें वो क्या करता है, जी वो भी स्टूडेंट है, वो तो अभी आर्टिकल्स शुरू हुए हैं या अभी बेचारा कैफ के अंदर ही है। तो घर वाले ऑब्वियसली देखेंगे कामयाब सेटल इंसान से शादी करेंगे, तो 22 साल की लड़की की शादी कर देंगे 27-28 साल के किसी सेटल्ड इंसान से। और वो लड़की पूरी ज़िंदगी सोचती रहेगी कि मुझे तो अपनी पसंद का लड़का नहीं मिला। सेम गोज़ विद ये लड़का जब 22 साल का 23 साल का होगा तो इसके साथ की उस लड़की की शादी हो जाएगी जिसको इसने अपने दिमाग में बसा लिया था। ये अगले 6-7 साल अजियत में गुजारेगा और उसके बाद घर वालों से कहेगा भाई जो शादी करनी है कर दो। और जो बीवी आएगी उस गरीब की भी ज़िंदगी अजीरन कर देगा क्योंकि इसके दिमाग में तो एक आइडियल बैठ गया था। तो शायद दिस इज़ नॉट एन आइडियल थिंग कि आप स्टडी के दरमियान जो है वो सोचें कि हाँ भाई ये लड़की अच्छी है, मैं तो इसी के साथ शादी करूँ। हाँ, अगर आप ऐसे फेज़ में हैं कि आप आर्टिकल्स कर चुके हैं, आर्टिकल्स के एंड पे हैं, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहे हैं और घर वाले कहीं आपके कहने पे आप अगर अर्ली शादी करना चाहते हैं तो भी करने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त ये बात थोड़ी सी समझ भी आती है। अब चूँकि मैं इस वक्त जिन पॉपुलेशन को ज़्यादा डील कर रहा हूँ या हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैफ़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आइडियली एक कैफ़ के स्टूडेंट को इस एज में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फ़लाना के साथ शादी करूं, क्योंकि अल्टीमेटली 99% ऑफ द चांस ये है कि दोनों पूरी ज़िंदगी अपनी बड़े बुरे तरीके से गुजार देंगे ये सोच के कि हमारी शादी नहीं हो सकी, क्योंकि माशरती रुकावटों की वजह से शायद वो शादी ना हो सके। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पर रख दें, किसी और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को स्टेबल है नहीं है साइड पर कर दें। एक लड़की 30 साल की उम्र तक नहीं रुकने वाली इस लड़के से शादी करने के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी दुनिया। लोग उसे ताने दे दे के मार देंगे, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे अनफॉर्चुनेटली। तो इस माशरे की सिचुएशन को भी समझें। हम इसी माशरे में, हम यूरोप में नहीं हैं, हम बहुत आज़ाद नहीं हैं, तो अपने माशरती लिमिटेशन में रहते हुए सोचना ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ना ही समझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा क्वालिफाई भी कर लेगा, क्वालिफाई करेगा ना तो उसके बाद उसको यकीन माने बड़ी अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी। लोग उसको चाहेंगे कि हमारा दामाद बने और बहुत इज्जत से उसको माशरा एक्सेप्ट भी करेगा और यकीन माने वो घर वालों की नज़र में भी मोतबर हो जाएगा। घर वाले हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं किसी भी इंसान के बारे में, उस इंसान से भी अच्छा सोचते हैं उसके घर वाले। अच्छा सर, एक ये पहलू भी है कि सर आपकी आई कैप में रूटीन में आई कैप की आपकी रिवन क्लासेस भी होती हैं। जब भी कोई इवेंट होता है आई कैप वाले आपको बड़ा पुरजोर बुलाते भी हैं। ऊपर किसी बंदे से सेटिंग है आप? अगर ऊपर किसी बंदे से सेटिंग होती तो शायद मैं किसी दफ़ा आपको काउंसिल मेंबर में नज़र आता, मैं शायद प्रेसिडेंट बना हुआ होता, वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ होता, या शायद मैं किसी कमेटियों में नज़र आता जो आई कैप की डिफरेंट हैं। असल में आई कैप वाले हमेशा ये चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लास करा दी, किताबों पे कुछ रिव्यूज़ ले लिए, अब जैसे नई स्कीम है इसके सिलेबस वगैरह पे रिव्यूज़ मांग लिए, इस तरह से करके। तो आई कैप लोगों से कहता है कि आप अपने अपने ओपिनियन दें, आप हमारी हेल्प करें। कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ एक आध दफ़ा हेल्प करते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं। तो होता ये कि आई कैप जब मुझे कहता था कि सर रिवीजन करानी है बच्चों को इस सब्जेक्ट में, आप टाइम दे सकते हैं, अगर टाइम होता था ज़िंदगी में मैं ज़रूर उनको टाइम देने की कोशिश करता था, उनको किताबों में हेल्प कर दी। तो होता ये है कि आई कैप में जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ी सी ये समझ आ रही है कि यार ये बंदा जो है ना आके बगैर किसी नीयत के आके थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट कर जाता है। तो जब उन्हें वो सपोर्ट चाहिए होती है, जब उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे लास्ट टाइम उनके पास काफ़ी ज़्यादा टीचर्स थे जो अप्लाई कर रहे थे, जी हमने रिवीजन क्लास में आना है। अब कॉलेजेस को लगता है ये मार्केटिंग एक्टिविटी है, वहाँ घुस गए। मुझे आई के वालों ने कहा कि जिस दफ़ा बहुत सारे लोग अप्लाई करें, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारा मकसद पूरा हो गया। रिवीजन क्लासेस स्टार्ट ही मेरे से हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जी टीचर्स आते नहीं हैं जो फ्री में पढ़ाएं। मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ, हम फ्री में करते हैं। वही वाली बात, कम्युनिटी डेवलप हो गई, विजन पूरा हो गया। अब सैकड़ों लोग जाना चाहते हैं, दर्जनों लोग वहाँ जाना चाहते हैं, अब वहाँ जाके सर्व कर रहे हैं। जब आई के मुझे बुलाता है मैं चला जाता हूँ, जब नहीं बुलाता तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं गया और फिर भी इतने सारे लोग इतने सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो सेटिंग नहीं है, लेकिन शायद उन्हें समझ आ गया है कि यार ये एक ज़रा एक बेवकूफ़ सा आदमी है, इसको कभी भी कहो ना तो ये आ जाता है और या फ्री में काम कर देता है, या कोई और काम, कोई किताब वगैरह किसी और ने बहुत पैसे लेके करनी है तो ये थोड़े से पैसों में कर देता है। शायद जनूनी है प्रोफेशन को लेके, तो इससे काम करवा लेते हैं। सर आप टीचिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए टीचिंग प्रोफेशन को आइडियलाइज करते हैं कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ टीचर बन जाए?
सजेस्ट करते हैं? टीचर एक बड़ी मुश्किल गेम है। बच्चे को दूर से तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है, लेकिन मैं उन बच्चों से कहूँगा कि पिछले 8-10 साल में हमें वो टीचर्स दिखा दो जो आए जिन्होंने एफर्ट की और वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 8-10 साल में ऐसे बेतहाशा चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखाए जा सकते हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर आपके पास इतने एवेन्यूज़ हैं कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। टीचिंग में वो बंदा अच्छा अर्न करेगा जो डेडिकेटेड है, जो पागल है। आप देखें, सारे टीचर पहले कभी कोट पैंट टाइप पहन के पढ़ाते होते थे, अब सारे ही बेचारे दरवेश हो गए हैं। सब कुर्ते शलवार में क्लासों में पसीनों पसीन हुए हुए हैं और बस सुबह शाम पढ़ाई जा रहे हैं। तो होता यही है कि टीचिंग के लिए बड़ी जान मारनी पड़ती है। तो वो जो बड़ा डेडिकेटेड है एंड उसके पास कोई साइड इनकम हो या उसको एक हौसला हो, अगर वो 2-3 साल अपने ऊपर स्पेंड कर सकता है तो टीचिंग में आए, लगाए, क्योंकि 2-3 साल नहीं कमाई होगी। बट वंस आप क्लिक करेंगे, लोग आएंगे, तो आप एक रीजनेबल इसमें अर्निंग कर लेते हैं। तो पहले टीचिंग प्रोफेशन नहीं होता था। मुझे याद है कि मैंने एक टाइम पे हिसाब लगाया था कि मैं टीचर बनूंगा तो मुझे शायद 35,000 रुपये महीने के मिलेंगे जब आई वॉज नियर टू क्वालिफिकेशन, लेकिन अमाउंट इतनी ही थी। जबकि मतलब आर्टिकल्स खत्म होते साथ ही 1 लाख रुपए की पाकिस्तान में ऑफर थी और पाकिस्तान से बाहर जाने की भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ थी जो ग्रो ही कर रहे होते हैं। तो टीचर एक पागल जज्बाती इंसान को कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी वफ़ करना चाहता है। अगर एक बंदा इतना पैशनेट है तो फिर वो टीचिंग में आए, फिर वो अच्छे पैसे भी कमा लेगा। अदरवाइज़ टीचिंग जब तक आप जान मार रहे हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब तक चलती है। जब आप क्लास से साइड पे होंगे तो फिर वो धड़ाम से गिर जाएगी। जबकि किसी भी और बिजनेस में आप एक सेटअप बना देते हैं, आप ऊपर सुकून से बैठ जाते हैं और नीचे वाले ज़रा ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं। तो टीचिंग थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डेडिकेटेड लोगों के लिए है, और अगर वो एक्स्ट्रा डेडिकेटेड आएँ तो वो अच्छा कमा भी लेंगे। अगर वो ये सारी बात सुनेंगे फिर बात भी कहते हैं नहीं वो तो ठीक है, अल्लाह हम आएंगे, मेहनत करेंगे, जान मारेंगे, बन जाएंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आज एक बच्चा आर्टिकल्स कर रहा है और वो प्लान करता है कि नहीं मैंने टीचर ही बनना है फुल टाइम, तो उसका क्या तरीकेकार है? वो किस तरह से शुरू से ही प्लान करे कि मैंने टीचर? अगर वो टीचर बनना चाह रहा है तो एक तो ये देखे कि बच्चों की नीड क्या है, थोड़ा सा सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करे, थोड़ा अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करे। तो देखिए कि हर ज़माने के ना बदलते हुए बिहेवियर्स हैं बच्चों के। कभी उन्हें नोट्स चाहिए होते हैं, एक टाइम था उन्हें किताबें चाहिए होती थी, हम किताबों पर काम करते थे। आज उन्हें टीचर्स की छोटी छोटी वीडियोस चाहिए, रील्स चाहिए, टीचर्स के कंटेंट चाहिए, उनके यूट्यूब के थोड़े से लेक्चर्स चाहिए, उनकी पर्सनल सपोर्ट चाहिए। जब आप हज़ारों सैकड़ों बच्चों को डील कर रहे होते हैं तो आप हर बच्चे का टेस्ट चेक नहीं कर सकते। एक नया टीचर है, उसके पास अगर 20 बच्चे हैं, वो उनके टेस्ट चेक करे, उनको टाइम दे, पर्सनली उनको लिंक करे, तो उसका नेटवर्क बढ़ेगा। वो थोड़ा सा लोगों में इन होगा, लोग कहेंगे यार ये फुल टाइम देता है। क्योंकि प्रॉब्लम है कि अभी जो चंद 8-10 टीचर्स के पास 80-90% ऑफ द शेयर है मार्केट का। मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसमें हूँ अल्लाह की तरफ से, आप भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट ये है कि एक नया टीचर बेचारे को स्पेस नहीं मिल रही। वो आता है तो वो देखता है बच्चे की आपकी फिजिकल क्लास भरेगी, लोग आपके ऑनलाइन में चले जाएंगे, उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन आप जो नहीं कर पा रहे अपनी मसरूफियत की वजह से, वो उसे करना होगा। आप अगर दिन में 7 घंटे पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। वो बंदा जो दिन में 1 घंटे पढ़ा रहा है वो तो फ़ोन यूज़ कर सकता है। वो चाहे बच्चों के व्हाट्सएप पर जवाब दे, वो बच्चों को हेल्प करे, किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसे कॉल करके बता दे। मतलब सर्विस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, चीज़ों को समझेगा। फिर टीचर्स को ऑब्जर्व करे वो क्या कर रहे हैं, अपना करिकुलम अच्छा बनाए, अपने नोट्स, अपनी फुटिंग, अपनी स्लाइड अच्छी बनाए, और आज के जदीद तकाज़ों के मुताबिक रंग बिरंगी स्लाइड्स और थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से आए, ताकि वो रिवायती टीचर से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। आई कैब को आगे कहाँ देखते हैं? मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है और मुझे ये बड़ी बुरी लगती है कि हम एक प्रोफेशन के मेंबर हैं। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, इस प्रोफेशन के थ्रू दी है। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वो गंदा है, ये कहने से मैं खुद भी गंदा हो जाऊँगा। बहुत से लोग नेगेटिविटी अबाउट आई कैप फैलाते हैं। बच्चा जब हम छोटे थे तब से सुनना शुरू किया कि आई कैप ने फेल कर दिया, तब से लेके आज तक हम लोगों ने कहीं ना कहीं आई कैप को वो इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करता है। और मैं समझता हूँ कि आई कैप जब कंपैरिजन में हम किसी दूसरे प्रोफेशन को देखते हैं तो हमें आज भी बड़ी इज्जत मिलती है, सोसाइटी में भी, माशरे में भी। लोग रुकते हैं, एक बार देखते हैं। आप डॉक्टर साहब कहेंगे तो डॉक्टर साहब 10 निकलेंगे, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे तो उसकी एक ग्रेस होगी। ये नेगेटिविटी क्यों है और ये कैसे खत्म हो सकती है? हम क्यों इस लोगों को कैसे एजुकेट करें कि नेगेटिविटी ना फैलाएं? देखिए, आईकैप मदर इंस्टीट्यूशन है और हम सबको डेवलप करने में आईकैप का रोल है। प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त सोसाइटी के ओवरऑल ट्रेड्स हो चुके हैं, हम अपने मुल्क को बुरा कहते हैं, हम अपने इदारों को बुरा कहते हैं, हम अपने सियासतदानों को बुरा कहते हैं, हम अपने मोहल्ले वालों को बुरा कहते हैं, हम अपने अलावा दुनिया में हर किसी को बुरा कहते हैं। हम स्पेस नहीं देना चाह रहे किसी को। हर किसी की अपनी इच्छाइयाँ, बुराइयाँ, और हर किसी के लिए हर वक्त परफेक्ट नहीं होगा। आईकैप के किसी फैसले से किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बंदे को आईकैप नहीं पसंद तो ना आए ना यहाँ,
वो यहाँ आया है तो ये सोच के आया था कि इस फील्ड में अच्छी कमाई होगी या मैं कुछ अपनी लाइफ सेट कर लूँगा। तो जब आया है तो फिर उस इदारे की इज्जत करे, वो इदारा उसके लिए काम कर रहा है। आईकेएफ वाले, ये 25 साल पुराना आईकेएफ देख लेते तो इन्हें अंदाज़ा होता कि इस वक्त आईकेएफ बहुत काम कर रहा है, किताबों पे काम कर रहा है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इनके लिए फ्री रिवीजन क्लासेस करा रहा है, इनको हर तरह से अकोमोडेट कर रहा है। और दूसरे दिन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही है, लोग काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो रही हैं उसमें, तो आईकेएफ इज़ वर्किंग। लेकिन जाहिर है आईकेएफ की जितनी भी पॉलिसी जब भी आएगी उसमें कभी किसी को एतराज़ होगा। वही वाली बात कि मैंने कहा हम अकेले हैं और 5,000 लोग हैं, तो आईकेएफ तो अकेले और 2 लाख लोग होंगे जो उस पर उंगली उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में जब आप एक प्रोफेशन में हैं तो आपको चाहिए कि आप उस बॉडी को इज्जत दें। प्रॉब्लम ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे बार बार आईकेएफ को नेगेटिव वो करते हैं। दुबई में आईकेएफ का एक इवेंट हो रहा है, आईकेएफ अपनी इमेज बेहतर करना चाह रहा है, दुबई में इवेंट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाए, नीचे मैंने देखा जनाब उस इवेंट की फेसबुक पे पोस्ट आई, नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं आईकेएफ तो बच्चों को बिला वजह फेल कर देता है, आईकेएफ एक घटिया इदारा है, आईकेएफ को तो ऐसा है, आईकेएफ के काउंसिल मेंबर्स को ऐसा वैसा। क्या इमेज जाएगा दुनिया में? लोग ये कहेंगे कि यार इनके तो अपने लोग ही इनसे मुतमईन नहीं है। तो आईकेएफ अपना इमेज बनाएगा तो आईकेएफ का इमेज बनेगा तो कौन बेनिफिशियरी होगा? मैं अगर आज बैठा हुआ हूँ और मैं टीचिंग के अंदर हूँ तो आईकेएफ का अच्छा इमेज होने से शायद मुझे उतना फ़ायदा नहीं होना, लेकिन एक बच्चा जो आज 20 साल का है, अगर अगले 5 साल में आईकेएफ का इमेज बहुत ऊपर चला जाता है और उसको आईकेएफ का मेंबर होने की वजह से अच्छी नौकरी मिलती है या अच्छी प्रिविलेज मिलती है, तो बच्चा वुड गेन द शेयर। और बच्चा कहे नहीं जी मैंने तो एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं देनी, ये तो 5,000 बहुत ज़्यादा है, आईकेएफ मेरे से इतना ज़्यादा पैसे ले रहा है। आईकेएफ किसी भी और बॉडी की निस्बत काफ़ी खर्चों को कम लेता है, लोगों को मोटिवेट करता है। ऐसे इदारे बड़े काम हैं जो एफएससी के बाद के एक बंदे को बड़े मुनासिब से पैसों में अगले 5-6 साल में इस काबिल बना दें कि वो अच्छे पैसे कमाना शुरू हो जाए। तो आईकेएफ का बड़ा रोल है, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें डिसेंट रहना चाहिए, हमेशा इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम बाहैसियत कौम बहुत नफरत वाले बन चुके हैं, हम हर बात पे उलझते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सर जी, आप क्वालिफिकेशन करने के बाद भी लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि हम फर्म में जाएं या हम इंडस्ट्री में मूव करें, और आज तो इन दोनों के पैरेलल एक तीसरी बहुत फेवरेबल ऑप्शन है जो हर बंदा ये ऑप्ट करना चाहता है कि हम बाहर चले जाएं। मैं उससे पूछे यार फर्म में जाना है या इंडस्ट्री में, कहते मैंने बाहर जाना है। मतलब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि फर्म हो या इंडस्ट्री हो, उनका एक ही गोल है कि मैंने बाहर जाना है। क्या बाहर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कितनी सैलरी डिफरेंशियल हो तो बाहर जाएं, और क्या बाहर वाकई ग्रोथ है? अब अगेन सीधी सी बात यह है कि वही हमारे इर्द गिर्द वाला अलमिया कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातें जो हुकूमत कर रही होती है वो कहते हैं पाकिस्तान में सब अच्छा है, जो हुकूमत नहीं कर रहा होता वो कहते हैं पाकिस्तान जल रहा है, तबाह हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, निकलो भागो यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है मुल्क अच्छा चल रहा है, मुनासिब चल रहा है। गरीब मुल्क ऐसे ही चला करते हैं, कोई एकदम से हम पेरिस नहीं बन जाएंगे, हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एवेन्यूज़ नहीं है, फाइनलिस्ट बहुत अच्छे पैसों पे पाकिस्तान में जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे पैसों पे नौकरियों पे लग रहे हैं, लेकिन बाहर का चाम बाहर का चाम है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं दुबई जाने का बड़ा फ़ायदा है, फलाना फलाना। बाहर जाने ज़रूर जाएं, अगर जहन में ये इमेज है कि बाहर जाने और बाहर जाने से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे तो चले जाएँ। बाहर जाने का आइडियल टाइम है शायद शादी से पहले पहले। आर्टिकल से एक बंदा निकला और वो कहता है कि अच्छा मैं जो है ना वो 3-4 साल लगाने, मेहनत करके पैसे जोड़ने, ओके वो बाहर जाए छोड़ों की तरह से किसी भी जगह एक हॉस्टल टाइप के सेटअप में एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे होते हैं, वहाँ रहना शुरू कर दे, अच्छे कमाना शुरू कर दे। क्योंकि जो बाहर जाके जब आप कमाते हैं तो आपको टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है। कन्वर्जन रेट से आपको पाकिस्तान पैसे पहुँचेंगे तो फ़ायदा देंगे ना, पहुँचते ही नहीं। अगर आप फैमिली के साथ वहाँ गए हुए हैं, आप सऊदी वगैरह में पर फैमिली मेम्बर 2-2 हज़ार रियाल का आपको टैक्स देना पड़ रहा होता है, तो आपकी लिविंग महंगी, आपका खाना महंगा, आपका सारा कुछ है। मतलब हम अपने एक ट्रिप पे वहाँ पे दुबई में गए तो वहाँ एक हमारी फील्ड का एक बंदा था तो उसने दिखाया। तो अब जिस जगह को हम इस वक्त स्टूडियो कह रहे हैं, हमारा स्टूडियो है, स्टूडियो आर प्रिज्यूम के वो छोटे हों, इससे छोटे कमरे में 2 बंदे रह रहे थे और पर हेड उनको 1900 दिरहम लग रहे थे। तो आप तकरीबन जो है ना वो 1.25 लाख रुपया खर्च रहे हैं सिर्फ अपने एक बिस्तर पे लेटने वाली जगह के लिए, जो कि बहुत छोटी सी जगह है। ट्रैवलिंग भी महंगी, खाना भी महंगा। तो अल्टीमेटली मैंने हिसाब लगाया कि उस बंदे को कुछ नहीं बचता था, और जब वो घर पहुंचता था तो फैमिली वाले सारे एक्सपेक्ट करते थे कि अमीर आदमी है तो ये गिफ्ट लेके आया होगा, वो साल में 2 चक्कर लगा ले सब बराबर हो जाता है। तो बाहर के ढोल ज़रा सुहाने हैं, अपेरेंटली बड़ी मज़े की लाइफ लगती है, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते अनलेस कि आप एक कंजूस आदमी हो। आप वो 6 बंदों वाले कमरे में रह रहे हो, आपने मोबाइल मुनासिब रखा हुआ है, और जो पैसे हैं आप आधे पाकिस्तान भेज रहे हो और आधे किसी सेविंग में डाल रहे हो। तो फिर तो आप जब पाकिस्तान पहुंचेंगे 3-4 साल बाद तो आप जॉब करें और साथ में अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं। बाहर वाले तो किसी भी एज में उठा के वापस फेंक देते हैं, कभी भी आपका रिन्यूअल रोक देते हैं, आप जो मर्जी वहाँ पे काम कर रहे थे। तो शायद लाइफ में बहुत आगे एक फेज़ पे जब आप बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छी जगह स्टैब्लिश हैं, 20 से 25 साल का तजर्बा है, उस वक्त आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, आप फैमिली ले जा सकते हैं। तो एक स्टूडेंट 100% ये ना सोचे कि बाहर जाऊँगा तो सब चलेगा, वो पाकिस्तान में भी कोशिश करे, बट इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी बाहर तो फिर वो गैर शादीशुदा हालत में बाहर जाए, 3-4 साल वहाँ पे
डबल शिफ्ट में काम करे, पैसे जोड़े, लेकिन पाकिस्तान अपने वतन वापस आ जाए, तो वो हमेशा बेहतर होगा। पाकिस्तान अभी भी बहुत मुल्कों से बहुत सस्ता है, बाहर टैक्स बहुत महंगे हैं, बाहर किराए बहुत महंगे हैं, तो बहुत थोड़े से ही ऐसे मुल्क हैं जहाँ जाने वाले के हालात बेहतर होते हैं। ये सिर्फ ना एक दूर से दिखने वाला ड्रीम है। बहुत सारी मूवीज़ इस टॉपिक पे हैं और मतलब बस ये एक फैंटेसी है, अल्टीमेटली सब बराबर हो जाता है। अच्छा सर, अक्सर स्टूडेंट आते हैं और कोई कोई कह रहा है कि 4 बार पेपर दिया है नहीं पास हुआ, कोई कह रहा है 3 बार पेपर दिया है नहीं पास हुआ, कोई कह रहा है कि सर बस हो गई है, अब दोबारा पेपर दूं या छोड़ दूं। अभी हमने एक बात की, वो बात बड़ी कमाल थी कि तो छोड़ दो ना फिर। अच्छा जब छोड़ने लगते हैं तो उनका दिल जो है वो डर होता है कि नहीं यार छोड़ना नहीं है। बट इज़ द राइट टाइम टू क्विट सीए? बहुत स्टार्ट में एक बंदा आया, उसने सीए स्टार्ट किया और उसको शुरू में पीआरसी तो फ़ौरन से हो जाता है, पीआरसी में हल्की फुल्की फेलियर को लोग खाते पे नहीं लेके आते। आप कैफ में आए, आप स्टार्ट में आए और आपने 2 अटेम्प्ट दिए और नहीं पेपर पास हो रहा, एक दफ़ा रीथिंक ज़रूर करें आप कहाँ आए हैं। अपने ऊपर बेइज्जती नहीं फील करने की मेरे साथ क्या हो गया। अगर आप कंपेटेबल नहीं है, मुझे अगर कंप्यूटर पसंद है और मुझे अकाउंटिंग नहीं समझ आ रही, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर जहन का आदमी हूँ, मुझसे मुताबिकत नहीं खा रही। अगर शुरू में आपको सिग्नल मिल गया है कि ये फील्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करी, तो आगे से आगे चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। ये नहीं सोचना नहीं मैं बाकी पढ़ूंगा, सही से पढ़ूंगा। आप भी वही हैं, हालात भी वही हैं, आपने अगली दफ़ा भी वही बोंगियाँ करनी है। तो अगर शुरू में पेपर रह जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए। अगर आप आते हैं दरमियान में, आपके पेपर डिसेंट रफ्तार से चलते हैं और फिर आप फॉर एग्जांपल लेवल क्रीप करने के करीब हैं, कैफ का आखिरी 1-2 पेपर रहता है, इस टाइम पे ये सोचना कि मैं छोड़ दूं सही नहीं है। कम से कम ये लेवल कंप्लीट करके फिर देखें कि आपके पास क्या ऑप्शन हैं। सेम गोज विद जिसके फाइनल के 2-3 पेपर 1-2 पेपर रहते हैं, उससे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जो शुरू में स्ट्रगल में फाइनलिस्ट है, उसका कोई पेपर पास नहीं है, वो सोच रहा है अच्छा चलो मैं ACCA के रूट पर चला जाऊँ, मैं अमेरिका के रूट पर चला जाऊँ, मैं कुछ इस तरह से, तो ठीक है। राइट टाइम टू क्विट इज़ हमेशा किसी भी फेस के अर्ली स्टेज में। अगर अर्ली स्टेज में आपको दिक्कतें हैं तो छोड़ दें। अगर आप दरमियान में ये एक अच्छे रीज़नेबल लेवल पे आगे पहुंच गए हैं, तो फिर ट्राई कि आपने जो चीज़ शुरू की है उसको कंप्लीट ज़रूर करें। अच्छा आपने ना, आप पढ़ा रहे थे क्लासेस, फिर एकदम सीए फाइनल जो CFAP है उसकी क्लासेस सारी आपने ऑनलाइन कर दी। मुझे एक इस्लामाबाद के टीचर ने कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं, आपने 5000 पर सब्जेक्ट कर दी है फ़ी, उससे हम लोग का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न थी और इसका क्या जवाब है? असल में फ़ाइनल में 2000 से पहले ना, सन 2020 से पहले लोग फिज़िकली आते थे, पढ़ते थे। जब कोविड आया और कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस आई, तो फर्म्स को पता लग गया कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है। अब वो उसको क्लास के लिए नहीं निकलने देते। फिजिकल क्लास उसके बाद जब भी की तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो तजर्बा नहीं रहा और लोग नहीं आते थे। मुझे याद है मैंने एक ओरिएंटेशन की थी तो 67 बच्चे ऑनलाइन थे और एक बच्चा सामने बैठा था, वो भी गलतफहमी में आ गया, तो उसे पता नहीं था ये ऑनलाइन भी रिले हो रही है। तो फिजिकल की दुनिया ख़त्म हो रही थी, तो अब हम क्लासों में जाके सिर्फ अदाकारी करके कैमरे पर रिकॉर्ड करके चीज़ों की तरफ जा रहे थे। तो फिर मैं सारे सेटअप से बाहर निकलना चाह रहा था कि हम यूँ ना करें, बच्चे को सर्व भी करें। दूसरा चैलेंज क्या था, बच्चे के लिए चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, स्टाइपेंड उसका स्लो बढ़ता था, खर्चे तेज़ी से बढ़ते थे, और फाइनल वाला बच्चा वालिदैन से पैसे नहीं लेता, वो अपने पैसों में से पढ़ना चाह रहा होता है। तो देन हमने एक मुश्किल फ़ैसला किया, हिम्मत की कि हम एक काम करें कि हम अपनी पढ़ाई को इतना अफोर्डेबल बना दें कि एक बच्चा अपने स्टाइपेंड के 25% से कम पे करे किसी भी एक महीने के और एक सब्जेक्ट उठा ले। तो एक इनिशिएटिव लिया, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। ये कहीं से भी वर्थ इनिशिएटिव फाइनेंशियली नहीं है, यानी कि हम जितना हमारा खर्चा लग रहा है वो बेयरली मीट होता है, क्योंकि टिकट साइज़ बहुत छोटा सा, उसमें टेक्नोलॉजी निकाल दें, पोर्टल निकाल दें और चीज़ें निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। टीचर को बहुत ज़्यादा नहीं कमा लेगा, लेकिन ये एक लास्ट कोशिश है कि हम लोगों को सर्विस पहुँचा सकें अच्छे पैसों में। तो अल्लाह का शुक्र है जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो अभी इस बात पर परेशान नहीं है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं फाइनल पढ़ता, या पैसे नहीं है तो मैं अब चोरी के लेक्चर पढ़ूँ, यूट्यूब पर जाऊँ, कुछ और वो करूँ। इलीगल प्रैक्टिस से बचेगा, मुनासिब पैसे देगा, अपनी जेब से देगा, कॉन्फिडेंस होगा उसे, भरोसे के साथ आएगा और मज़ा आएगा। वो पेपर पास करेगा तो उसको होगा कि मैंने अपने रिसोर्सेज में रह के पेपर पास किया। फाइनल को पढ़ाना बड़ा चैलेंजिंग है, नॉट ओनली इन टर्म्स कि आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी चाहिए, आप इस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि मैं फैमिली टाइम में दे रहा हूँ, इस चीज़ को भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि कैफ के अलावा जो फ्री टाइम था उस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम को भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि आप जो हैं वो आउट ऑफ द वे एफर्ट करते हैं शाम के टाइमिंग में। अच्छा उस सारा कुछ के बाद फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ भी है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं आ रहे, स्टूडेंट भी बहुत डिमांडिंग है और वो वेल अवेयर है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कितनी किस तरह मिल सकती है। उस सारे के बावजूद मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के चंद टीचर्स में से हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया इस पर, और कॉरपोरेट लॉ के तो ओनली टीचर हैं जो इस लेवल पर लेके गए हैं कि लोग असल कानून ना खरीदें और आपकी किताब खरीदें, और आपकी किताब पढ़ के बच्चों ने पेपर पास किया ओवर द पीरियड। कैसे आप इतने डिटर्मिन रहे थ्रू आउट?
असल में उसके लिए ना एक जज्बाती तबीयत बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, स्कैन्स वाले एरा में मैं चूँकि फ़ाइनल होता था, सीए फ़ाइनल का प्रिंसिपल होता था, तो मुझे लगता था कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। मैं कैफ़ और सीए फ़ाइनल के बच्चों को देखूँ तो सीए फ़ाइनल वाले ज़्यादा दुखी हैं। कैफ़ वाले तो एक स्टूडेंट है ना, सीए फ़ाइनल वाला अपने पैसों से गुजारा कर रहा है, तो हमेशा मेरा होता था कि इनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन एक एक करके ना टीचर्स कम होते चले गए, चूँकि फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग नहीं है। तो अब हम ढूंढते हैं कि कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत जज्बाती हों बच्चों को लेके, बस वही सीए फाइनल में रह गए हैं। तो सीए फाइनल में फाइनेंशियल ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं जिनका विजन है या जिनको ख्वाहिश है वो इसमें आज भी मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस वही वाली बात, बच्चे अगर रिगार्ड करना शुरू कर देंगे ना तो ये टीचर्स बढ़ जाएंगे। अगर बच्चा उसके बाद भी गाली देगा, सस्ते कोर्स लेने के बाद भी उसे मसले होंगे, उलझन होगी, फिर भी 2 नंबरी करेगा, तो फिर क्या होगा? ये टीचर्स भी माइनस हो जाएंगे। तो अगेन रिक्वेस्ट वही है बच्चों से कि अब आप लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये फाइनल किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो एक एक करके सबने छोड़ देना है, लेकिन अगर आप रहो और आप अच्छे तरीके से पढ़ो और आप अप्रिशिएट करो टीचर्स को और आप अपने पेपर पास करो और आप अपने टीचर्स को उसका क्रेडिट दो, तो ये लोग काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आई कैप की स्कीम 2025 आ चुकी है, अभी वो रिव्यू फेज में ही है। क्या समझते हैं कौन सा एरिया है जहां पर काम करने की ज़रूरत है आई कैप को, या जहां पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इस स्कीम के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, स्कीम जो कि ड्राफ्ट फेज में आई कैप ने इसको अनाउंस कर दिया, बट क्या अजीबोगरीब टाइम पे अनाउंस कर दिया कि एन कैफ के पेपर चल रहे थे। आई कैप से पूछे तो वो कहते हैं देखिए 2025 की स्कीम है, तो मतलब हम इसको सिर्फ बता रहे हैं कि हमने वेबसाइट पे रखी है। उन्होंने तो खामोशी से वेबसाइट पे रखी थी, बच्चों ने जाके वहाँ से डाउनलोड करके मुख्तलिफ कॉलेजेस में डाउनलोड करके कहा सबसे पहले खबर हमने नशर की। और वो मुझे याद है कि मैं देख रहा था कि एकदम से सोशल मीडिया पे शोर मच गया और मतलब मैंने घबरा के फिर मैंने पोस्ट की, मैंने कहा दोस्तों अपने पेपर देते रहो, हफ्ते बाद मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि ये क्या है, इसको गाइड कर दूंगा, जो लिखा हुआ उसको आपकी आसान ज़बान में समझा दूंगा, अभी मत फोकस करो। तो टाइमिंग उनकी नज़र में तो ठीक थी, उन्होंने तो 6-8 महीने पहले बताना था कि हम क्या करने जा रहे हैं। बच्चे ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो गए। तो जो नई स्कीम है वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को पिनअप कर रही है और इसमें ये डाटा सिस्टम से रिलेटेड भी कोई पेपर लेके आ रहे हैं तो उससे भी ज़रा लोगों को ज़रा थोड़ा सा जिद्दत का आइडिया होगा। फिर वो थोड़ा सा अननेसेसरी जो बहुत ज़्यादा लॉ के पेपर 2 क्रिएट हो गए थे उसको कम किया है। तो दे आर ट्राइंग कि वो नई स्कीम के थ्रू थोड़ा सा बेहतर करें और फाइनल में चेंजेस ज़रा ज़्यादा हैं जो कि बड़ी हौसला अफजा चेंजेस हैं। अल्लाह करे जो फाइनल अप्रूव हो गया है वो तकरीबन इसके मिलता जुलता वर्जन हो। तो नई स्कीम मज़ेदार है, जिद्दत फ्रेंडली है, बट इसमें अगर थोड़ा सा बिजनेस का तड़का हो, क्योंकि आई कैप ना आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस के सब्जेक्ट्स खत्म करता जा रहा है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जाके बिजनेस रूल्स पे बैठना है, उन्होंने बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस लेने हैं। तो आई बिलीव कि कैफ और सीफैप में कम से कम एक एक पेपर ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग उन्हें दे, ताकि ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकें या जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं वो सेठ के राइट हैंड बन सकें या दूसरों से ज़्यादा तेज़ी से आगे जा सकें। तो जो मुझे गैप नज़र आता है, जो मैंने आई कैप में भी बार बार कहा है, दैट इज़ वो बिजनेस का पेपर जो माइनस कर रहे हैं या उसको कम देख रहे हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप है। वो सिर्फ एक आखिरी स्ट्रेटेजिक केस स्टडी पेपर बना रहे हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों की वैसी बस हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है जो इस नई स्कीम में है कि वो जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं आई कैप इनको इवेल्युएट भी करेगा। भी एक ऐसी बात आ गई जिससे बच्चों में बड़ा खौफ है कि भाई फिर कर लो, कल को पेपर दिए तो पहले इनकी टेंशन होती थी कि कैफ के पेपर में फेल हो जाएंगे, फिर ये भी टेंशन होती है हैंड्स ऑन कोर्सेज में फेल हो जाएंगे। इसको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा और क्या ये फौरी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर करके इसको जान छुड़ानी चाहिए? असल में बच्चे तो हर खबर पे पैनिक हो जाते हैं। अब अगर आपने एमएस ऑफिस का कोर्स सही से किया है और एक एक्सटर्नल इदारा आपको आके कहता है भाई ये एक फ़ाइल है, इस फाइल में आपने ये चेंजेस करके हमें दिखानी है, तो जिसने अच्छे तरीके से किया है ऑब्वियसली वो उसको बड़े आराम से कवर कर लेगा। या फॉर एग्जांपल एक टीम आके कहती है आपने प्रेजेंटेशन का कोर्स किया हुआ है तो इस टॉपिक पे आप हमारे सामने थोड़ा सा बोल दें, तो बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल लेगा। फियर कहाँ है? फियर इसलिए कि मार्केट में ना कुछ मेल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। बच्चे जाके कॉलेज को पैसे देते थे, उसे कहते थे कि भाई मुझे पीपी का कोर्स करना है, तो कॉलेज कहता था अच्छा 1-2 दिन आप आएँ, आपकी वीडियोस बनाते हैं, आपकी तकरीर रिकॉर्ड करते हैं, 3 महीने बाद आना, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ये जो थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस शुरू हुई, बच्चों को आदत लग गई। जब आदत पड़ गई तो क्या हुआ, थोड़े थोड़े से पैसों में पीपी एमएस ऑफिस का कोर्स आना शुरू हुआ। चूँकि पढ़ाने में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, पैसे लेके डिग्री को वो दे देते थे सर्टिफिकेट। तो फिर आई कैप ने इसमें जंप इन किया और उसने कहा अब हम इसकी असेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि हम खुद करें। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कैफ की तरह का एक फुल 3 घंटे का लेंथ का इम्तिहान हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन के कोर्स में व्हाट आई एक्सपेक्ट है इसके एक एक्सटर्नल टीम हो जो कि एक स्टूडेंट को जिसने पीपी किया है उससे हल्का फुल्का सा कुछ चीज़ें पूछ लेंगे और हल्का सा करिकुलम के बारे में वाइवा टाइप का एक वो कर लेंगे। हार्डली 5-7-8 मिनट में उस बच्चे को असेस कर लेंगे कि इसने वाकई किया है या बस पैसे देके सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की है। एमएस ऑफिस में व्हाट आई सी कि शायद वो एक वर्कशीट सी आपको दे दें और कहें कि दिस इज़ फाइनल आउटकम, ये रॉ डाटा है, आप इसको ज़रा इस तरह से कन्वर्ट करके यूँ दिखा दो ताकि पता लग जाए कि बच्चे को ड्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग, फार्मूले और ये सारी चीज़ें सही से आ रही हैं नहीं आ रही। तो ये कोई फुल फ्लेज इम्तिहान नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी असेसमेंट है थोड़े से टाइम की।
माशाल्लाह, आप मैंने अभी तक जितनी भी पॉडकास्ट की हैं इतना फ्लॉलेस और इतना जो फ्लुएंट जैसे आपने बात की है, जैसे बच्चे ने बड़ा पक्का याद किया तो वो ऐसी बात करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका पैशन शो करता है कि आप कितने पैशन है। आप इतने पैशन के साथ, भाई आप इतने पैशन के साथ फैमिली को भी टाइम देते हैं। ये वो बस 6 माह बाद ही जब होगा तो वो 6-8 दिन की बस। ये एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि आप टाइम नहीं निकाल पाते। बट थोड़े थोड़े से कुछ रूल सेट किए हुए हैं कि मैं किसी भी टाइम पे घर जाऊँ तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, हम टीवी देखें इकट्ठे, बातें करें। वीकेंड्स पे कोशिश करता हूँ कि संडे फॉर एवर ऑफ रहे और सैटरडे अगर कभी हाफ डे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं टाइम दे सकूँ। और कभी कभी बीच में मौका मिलता है तो मैं सैटरडेज भी ऑफ कर लेता हूँ। तो वीक में साथ साथ थोड़े थोड़े से चंक्स ऑफ टाइम मिल रहे होते हैं। लेकिन यस, फैमिली सफ़र कर रही है तो वो जो 6 महीने बाद एक बड़ा ट्रिप है उसमें थोड़ा सा मैं अपने गुनाह धोने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इस तरह से। बट मैं एट इंटरवल्स ऑफ टाइम ओवर वीकेंड्स मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाता है। और फैमिली वाले भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर एक बंदा हर वक्त ही आगे सिर्फ हमें टाइम देगा तो ज़ाहिर है उसने बाहर की दुनिया भी देखनी है। तो दे आर ईजी कंफर्टेबल। लेकिन बहरहाल दिस इज़ द एरिया वेयर आई लैक। और सम हाउ ये जो स्टूडेंट्स से ज़रा ज़्यादा कम्युनिकेट करना या ईमेल्स पे वो उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस देनी है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ के फैमिली को उसका ड्यू टाइम उस तरह से नहीं मिल रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने की, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस टाइम पे वो एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। सर जी, एक प्रॉब्लम जो अब ये मुझे लगता है हमेशा ही रहेगा कि फर्म में जाएं या इंडस्ट्री में जाएं, और इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री बेहतर है, और फर्म में क्या बिग फोर के बाद सिर्फ अंधेरा है? ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव इशू है। ये अगर किसी बच्चे ने मेल पे पूछा होता तो मैं उसको 2-3 यूट्यूब के लिंक दे देता कि भाई उस दिन मैंने बहुत थोड़ा बात की है। ज़ाहिर है इस टाइम पे तो कूजे में समेटने वाली बात है एक बड़ी सी चीज़ को। फर्म और इंडस्ट्री दोनों के अपने अपने प्लस हैं। फर्म का प्लस ये है कि आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिल रहा है। फर्म आपको 20 क्लाइंट्स पे लेके जा रही है आपके 3.5 साल में, आपको तरह तरह के काम करवा रही है, हर तरह का प्रेशर है, लेट सिटिंग्स हैं, और आप और तरह से सीख रहे हैं। आप एक डाइवर्स इंडिविजुअल बन के निकल रहे हैं। इंडस्ट्री आपको स्पेशलाइज कैरियर पाथ दे रही है। आप इंडस्ट्री में गए, आपको उन्होंने कहा कि जी आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ गए हो। फॉर एग्जांपल आप SNGPL में गए, उन्होंने कहा आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ गए हो। अब आप एक डिपार्टमेंट बैठे हो, अब आप नौकरी कर रहे हो। एक तरह से आपका एक स्पेशलाइज कैरियर बन रहा है। तो 3.5 साल के बाद ये होगा कि आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर का 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास किसी और फील्ड का नहीं है। फर्म वाले के पास बहुत सारी फील्ड्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा करके है। तो जो लोग स्पेशलाइज करियर पाथ चाहते हैं, जो कहते हैं भाई आज मैंने जाना ही बैंक में है और मैं आगे रहूंगा ही बैंक में, तो ठीक है वो आज एक बैंक में इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें। उन्हें लगेगा भाई मेरा करियर शुरू हो गया है, फिर अभी शादी कर लें और फिर बस सोचें कि मैंने पेपर शेपर देते रहना है। फर्म वाले को ना 3.5 साल बाद फिर से एक डिसीजन लेना होगा, अब मैं नौकरी कहाँ करूँ। तो फर्म आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस दे रही है, मल्टीपल आपको सिखाने का मौका मिल रहा है। आप कल को अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहें तो आपके पास ज़्यादा अच्छे मौके हैं। अगर आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, 9 to 5 एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और एक फील्ड में ही आगे चलना चाहते हैं, तो शायद इंडस्ट्री इज़ द राइट चॉइस। बिग फोर वर्सेस नॉट बिग फोर, दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। वही बात है कि कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी। बिग फोर आपको अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं, सिस्टम देते हैं, सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं, निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। छोटी फर्म आपको या दरमियानी फर्म आपको एक इन्वायरमेंट देती है जहाँ पार्टनर्स इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, सीखते हैं और थोड़े से टाइम में एक क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो एक बहुत बड़े सिस्टम का छोटा सा पुर्जा बनना भी एक ऑप्शन है, और एक ये है कि एक छोटे निज़ाम में आप एक बड़ा पुर्जा बन जाएँ। तो दोनों के अपने प्लस माइनस है। सर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आपने हर बात बता दी। सर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो सवाल मैक्सिमम हो सकते हैं आपसे पूछूं, कीपिंग इन माइंड कि आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे फेवरेट टीचर हैं। जज्बाती सर अब क्या कहते हैं, टाइम चूंकि आपसे जो लिया हुआ था उससे भी आधा घंटा ऊपर मैं जा चुका हूँ और मुझे बार बार ये शर्मिंदगी हो रही कि सर आपका वक्त कीमती है। और अब यहाँ पर सिर्फ लास्ट में ये कहूँगा कि सर ये कमिटमेंट के इंशाल्लाह मैं किसी दिन दोबारा आपसे टाइम लेकर एक पॉडकास्ट और करूँगी, ये वाली कमिटमेंट कर दें तो हम आपकी जान छोड़ देंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल, हम तो हमेशा अवेलेबल हैं और जब भी आप कहेंगे। चूँकि मुझे लगता है ऑल्दो हम काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट से रिलेटेड छोटी छोटी सी बातें हैं, इस तरह से होती हैं। और ज़्यादा टाइम लिमिटेशन भी, और स्टूडेंट से खास लेवल से ज़्यादा बड़ी वीडियो देख के वो भी आवाज़ार हो जाएंगे। तो ठीक है, हम फिर कुछ बातों को फ्यूचर के लिए उठा रखते हैं और आज फिर अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर तमाम करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। A teacher by choice, a teacher by passion, a teacher by profession। टीचर्स डे पर अपने उस्ताद से बातचीत की, बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। असल फ़ायदा तब है जब आप इसको वाकई अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।